कदम निरंतर चलते जिनके, श्रम जिनका अविराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी, घोषित यह परिणाम है। जो लोग एक दिशा में निरंतर मन लगाकर मेहनत करते रहते हैं उनको सफलता अवश्य मिल जाती है। मैं बीएन राय आज लेकर आया हूं संजीवनी में लेक्चर नंबर 2 वर्क एनर्जी एंड पावर का। लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एंड वर्क डन बाय परफेक्टली डिफरेंशियल फोर्स बहुत अच्छे से पढ़ा था, जिससे आपका 4 नंबर बनता ही बनता है जेईई मेंस में। ठीक है सर, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वर्क डन बाय डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्सेस, जैसे वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन बोथ, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स एंड वर्क डन बाय सूडो फोर्सेस। उसके साथ साथ हम पढ़ने वाले हैं द ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्क। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि हम उड़ान भरने वाले हैं आपको आपके बेहतर कॉलेज तक पहुंचाने के लिए। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है वर्क एनर्जी थ्योरम को पढ़ने और समझने के लिए, जो आपको अगले लेक्चर में बहुत सिंपल एंड सोफिस्टिकेटेड तरीके से पढ़ाया और बताया जाएगा मेरे द्वारा। तो मन लगाकर बने रहिए हमारे साथ। चलिए सर लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद द वेरी बेसिक दैट इज ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्क। जब हम ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्क की बात करते हैं तो हम वर्क इक्वल्स टू क्या जानते हैं सर? हम जानते हैं वर्क इक्वल्स टू होता है अपने पास फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है सर, ये जो वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हमको मिलता है, इसको हम अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो इसको लिखा जाता है एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। और ये जो एफ होता है ये कांस्टेंट हो सकता है, ये वेरिएबल हो सकता है, ये परफेक्टली डिफरेंशियल भी हो सकता है, ये कंजर्वेटिव की कैटेगरी में भी आ सकता है, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की कैटेगरी में आ सकता है। तो जब मैं वर्क को देख रहा हूं तो मुझे दिखाई दे रहा है वर्क दो चीजों के मल्टीप्लाई होने से मिल रहा है। एक है आपके पास फोर्स और एक है आपके पास डिस्प्लेसमेंट। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। तो जब हमको कभी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ पता हो, किसके बीच का भाई? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये रहा आपका फोर्स, ठीक है, और इधर रहा आपका डिस्प्लेसमेंट। सर अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ हमको पता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिपेंडेंसी का ग्राफ मुझे पता है, जैसे मैं कह रहा हूं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ मुझे कुछ इस हिसाब से गिवन है, और मुझे पता है कि ये जो ग्राफ बना है ये जिस फोर्स से बना है वो गिवन फोर्स किसका है? एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है सर, इसकी इनिशियल लिमिट है अपने पास x1 और इसकी फाइनल लिमिट है आपके पास x2। ठीक है सर, तो कहा गया कि इससे हम वर्क कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए सर, वर्क जो है वो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करने से मिल रहा है। तो भैया जब y एक्सिस पे जो वेरिएबल दिया हुआ हो, x एक्सिस पे जो वेरिएबल दिया हुआ हो, इसको मल्टीप्लाई करने से अगर मुझे कोई फिजिकल क्वांटिटी मिलती है तो उस फिजिकल क्वांटिटी की एनालिसिस के लिए हम क्या देखते हैं? एरिया अंडर द कर्व। ठीक है सर, तो यहां पर हमको क्या मिलेगा? एरिया अंडर द कर्व। इस कर्व के अंडर का जो एरिया होगा ये आपको क्या देगा? एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व ये आपको क्या देगा सर? ये आपको देगा वर्क सर। ठीक है, तो एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालें सर? यहां पर ध्यान से देखो, मुझे f और x की डिपेंडेंसी पता है जो x1 से लेकर x2 तक चल रहा है। तो एरिया निकालने का क्या तरीका है सर? इस सिचुएशन में आपको करना क्या पड़ेगा कि यहां से x पे जाकर एक छोटा सा एलिमेंट dx मानना पड़ेगा। x पे जाकर एक छोटा सा एलिमेंट अगर हम dx मानेंगे तो इसका एरिया हम निकाल सकते हैं, और अगर हम इसका एरिया निकाल सकते हैं और इसको हम इंटीग्रेट कर दें तो हमको पूरे स्ट्रिप का एरिया मिल जाएगा। तो देखो इसका एरिया क्या वर्क के इक्विवेलेंट आता है? क्या आप जो अभी तक वर्क पढ़ के आए हो उसी से कुछ मिलता जुलता है कि नहीं है सर? तो जब मैं x पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट माना dx, जहां पर मेरा फोर्स कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा था, कैसे? F। अरे ठीक है, तो इसका एरिया कितना होगा सर? एरिया बहुत छोटा होगा, और भाई वो एरिया क्या होगा? दैट इज dA, और उसको अपन लिखेंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है सर? लेंथ है इसकी f, और ब्रेड्थ कितनी है? dx। तो ये क्या लिखा जाएगा? f इंटू dx। सर अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं कहां से कहां तक? x1 से लेकर x2 तक, तो मुझे ये मिल जाएगा क्या भाई? मुझे ये मिल जाएगा टोटल एरिया, और यही f इंटू dx x1 से लेकर x2 तक किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है वर्क डन बाई f।
अरे क्लियर है भाई? दिस इज द ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्क। इसका मतलब क्या है कि अगर हमको फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ हो और मैं उसका एरिया कैलकुलेट कर दूं कौन सी एक्सेस पर, डिस्प्लेसमेंट वाली एक्सेस पर, तो मुझे क्या मिल जाएगा? तो मुझे वर्क मिल जाएगा। तो चलिए सर एक क्वेश्चन से कर देखते हैं क्या कहना चाह रहा है भैया, क्या कहना चाह रहा है? W इक्वल्स टू एफ इंटू एक्स। तो सर ये मैंने कहा ये मेरी एक्स एक्सिस हो गई और इधर मेरी वाई एक्सिस हो गई। ठीक है भाई, एक अपने पास एक्स एक्सिस हो गया, इसको मैंने एक्स लिख दिया और वाई एक्सिस पर मेरा फोर्स आ गया। और भाई साहब मैं कह रहा हूं कि ये मुझे ग्राफ गिवन है। किसका किसका गिवन है? ये मुझे गिवन है फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है सर, ये कहा गया फोर्स है 10 न्यूटन। यहां पर कहा गया कि ये जो फोर्स है ये है आपके पास -20 न्यूटन। ये डिस्प्लेसमेंट आपका 2 मीटर है, ये 3 मीटर है और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये है आपका 5 मीटर। सर कहा गया फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बिलो। अब आपको बताना है कि टोटल कितना वर्क हुआ। तो आप क्या करोगे सर? वर्क निकालने के लिए अभी बहुत बेसिक सी बात पढ़ के आए हैं, वो क्या हो जाएगा? वर्क विल बी इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व। तो भाई ये अपने पास O हो गया, ये अपने पास A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। अरे ठीक है सर, जब हमको वर्क निकालना है तो हम एरिया निकाल देंगे, हमारा काम बन जाएगा। तो हमको इसमें दिखा कितना शेप? एक शेप, दूसरा शेप और तीसरा शेप, 3 शेप दिखे। रेफरेंस लाइन के ऊपर जो एरिया होगा वो पॉजिटिव और रेफरेंस लाइन के नीचे जो एरिया होगा वो नेगेटिव। तो जब वर्क लिखा जाएगा तो इट विल बी रिटन एज A1 प्लस A2 माइनस A3। A1 की वैल्यू क्या है सर? एरिया 1। अरे भैया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितना है? 10, ब्रेड्थ कितना है? 2, A2 कितना है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस की वैल्यू कितनी है? 1 और हाइट की वैल्यू कितनी है? 10। वाह क्या बात है। अच्छा यहां पर आ गए तीसरे वाले में, तो रेफरेंस लाइन के नीचे आ गए तो इसका एरिया नेगेटिव। तो 1/2 इंटू बेस, इसका कितना है? बेस है ये 5 है, ये 3 है, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। और इसकी हाइट कितनी है सर? इसकी हाइट है 20। इस 2 से ये 2 कट जाएगा और आपको वर्क मिल जाएगा 20 प्लस 5 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 5 जूल। अरे समझ आया क्या? क्या इसमें ऐसी कौन सी कठिनाई थी, ऐसा कौन सा जादू था जो तुम एक बार में नहीं समझ सकते भाई? जब भी मुझे फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया होगा मैं उसका एरिया निकालूंगा और भाई साहब मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है कि क्वेश्चन क्या दे रखा है कि भैया एफ वर्सेस फोर्स वर्सेस एक्स का, या आपको दे रखा है कि भाई फोर्स वर्सेस एक्स का एक ग्राफ है और आपको कैलकुलेट करना है कि भैया टोटल वर्क कितना हुआ। ये रहा आपके पास फोर्स और ये रहा आपके पास डिस्प्लेसमेंट। ये रहा आपके पास फोर्स, ये रहा आपके पास डिस्प्लेसमेंट और भाई साहब अपने को ऐसे गिवन है। ठीक है सर, ये यहां चला गया और ये फिर ऐसे चला गया। अगर हमको इसको सॉल्व करना है तो क्या कष्ट है भाई? क्या कष्ट है? कोई कष्ट है क्या? नहीं भाई साहब, ये है आपका 20 न्यूटन, ये है आपका -20 न्यूटन, ये है आपका 2 मीटर, ये है आपका 4 मीटर, ये है आपका 6 मीटर, ये है आपका 8 मीटर। लो भाई, अगर मैं आपको ऐसे सवाल बना के दे दूं तो क्या आप कितना वर्क हुआ ये कैलकुलेट नहीं कर सकते हो? फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिवन है, आपको एरिया ही तो निकालना है। रेफरेंस लाइन के ऊपर का एरिया पॉजिटिव, रेफरेंस लाइन के नीचे का एरिया नेगेटिव। अब ध्यान से देखो, ये +20 था, ये -20 था। मैं अगर इस वाले को लिखूं +A1 तो इस वाले को क्या मैं -A1 लिख दूंगा। रेफरेंस लाइन के ऊपर ये जो एरिया होगा ये भी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये भी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। दोनों का बेस और हाइट सेम है सर, ये 2 है, ये 2 है, ये 20 है, ये 20 है, ये जितना पॉजिटिव ये उतना नेगेटिव, गेम खत्म। सेम एज ये आपके पास A2 होगा और ये आपके पास A3 होगा। तो भाई A1 से A1 कट गया। अब अगर मुझे वर्क लिखना है तो मैं थोड़ा क्विक चलूंगा और मैं डायरेक्टली क्या लिख दूंगा भाई? मैं लिख दूंगा A2 प्लस A3। A2 की वैल्यू कितनी? दैट इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस की वैल्यू है आपके पास 2 और हाइट की वैल्यू है आपके पास 20। सर सेम एज A3 आपका एक रेक्टेंगल है, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ये हो जाएगा 2 इंटू
20। ये आपके पास हो गया 2, ये आपके पास हो गया 20, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, 20 प्लस 40 दैट इज इक्वल टू 60 जूल। 60 जूल का टोटल वर्क हुआ। अरे समझ आया क्या? क्या खास बात है इसमें? कोई खास बात नहीं है, आराम से इसको कर सकते हो। ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन समझ आया सर? चले कहानी को आगे लेकर चलें। सर देखिए इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया है। कब? यह पूछा गया है मेंस 26 जून 2022 में। 26 जून 2022 जस्ट लास्ट ईयर का क्वेश्चन है और क्या कह रहा है? अरेंज द 4 ग्राफ इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ टोटल वर्क डन। जो टोटल वर्क हो रहा है उसको यहां पर आपको ग्राफ के फॉर्म में दिया हुआ है, इसको आपको अरेंज करना है। कैसे? इसको आपको अरेंज करना है इन डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए अरेंज करते हैं सर। कैसे अरेंज करेंगे सर? वो मुझे कैसे पता चलेगा? सर सारे के सारे ग्राफ फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ है, तो जिसका एरिया सबसे ज्यादा होगा उसका वर्क सबसे ज्यादा होगा, जिसका एरिया सबसे कम होगा उसका वर्क सबसे कम होगा। ठीक है सर, चलिए तो देखते हैं। भाई मुझे अगर मैं पहले वाले की बात करूं W1, देखो इसका वर्क कितना हुआ W1, ये तो मुझे दिख रहा है 0। अरे जितना ये पॉजिटिव, जितना ये नेगेटिव है उतना ही ये पॉजिटिव है। ये वर्क कितना होगा? 0 सर। अच्छा यहां देखो तो, यहां देखो तो ये जितना नेगेटिव है ये उतना पॉजिटिव है, लेकिन ये आया, ये कैसा वर्क आया? ये पॉजिटिव वर्क आया। इसका मतलब है कि W2 जो होगा वो W1 से तो बड़ा होगा। अच्छा इधर आ जाओगे तो इधर क्या देखने को मिल रहा है? 1 2, ये दोनों कैंसिल हो गए, एक ये और एक एक्स्ट्रा एड ऑन हुआ, मतलब इसका पॉजिटिव वर्क और ज्यादा होगा, मतलब W3 जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा सर अभी तक। अच्छा यहां पर आए तो यहां जितना पॉजिटिव यहां उतना, यहां जितना पॉजिटिव यहां उतना नेगेटिव, तो ये 0 हो गया। यहां नेगेटिव है, यहां नेगेटिव है और यहां थोड़ा सा पॉजिटिव है, मतलब इसका वर्क जो होगा, इसका रिजल्टेंट वर्क जो निकल कर आएगा दैट विल बी नेगेटिव। और अगर रिजल्टेंट वर्क नेगेटिव निकल के आता है तो वो 0 से छोटा है, तो सबसे लास्ट में आएगा अपने पास W4। तो सही ऑर्डर में सबसे बड़ा होगा W3, उसके बाद होगा W2, उसके बाद होगा W1 और सबसे छोटा होगा W4, क्योंकि वर्क डन इन फोर्थ ग्राफ इज नेगेटिव, दैट इज लेस देन 0। अरे बात समझ आ रही है क्या? क्या यहां तक फील आया? बताओ भाई इस क्वेश्चन में ऐसी कौन सी खास बात है जो तुम सॉल्व नहीं कर सकते? दिस इज नोन एज ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्क। चले कहानी को और आगे लेकर चलते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। यहां देखो, यहां एक और चीज देख लो, बेसिक कंजर्वेटिव फोर्सेस का थोड़ा थोड़ा ज्ञान है इसी के बाद, क्योंकि अपन कंजर्वेटिव फोर्स पर बढ़ने वाले हैं। क्या कह रहा भाई कि W1, W2 एंड W3 represents the work done in moving a particle from A to B along 3 different paths 1, 2 and 3 respectively in the gravitational field of point mass m. Find the correct relation between W1, W2 and W3। W1, W2 एंड W3 के बीच में आपको सही रिलेशन निकालना है। ये सब के सब कहां हो रहे हैं? ऑल द वर्क इज डन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। और जब हम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते हैं तो इससे जो फोर्स एसोसिएट होता है वो कैसा फोर्स होता है? तो दैट इज कंजर्वेटिव। कैसा फोर्स? कंजर्वेटिव भाई साहब। अगर ये फोर्स कंजर्वेटिव है, समझना, अगर ये फोर्स कंजर्वेटिव है तो भैया वर्क तो रास्ते पर डिपेंड ही नहीं करेगा, और सबका इनिशियल और फाइनल गोल तो सेम है, तो भैया सब में वर्क भी सेम हो जाएगा। W1 इक्वल्स टू W2 इक्वल्स टू W3 इक्वल्स टू W3, बस W4 तो है ही नहीं, 3 ही तो रास्ते हैं, 3 ही तो रास्ते हैं, तो तीनों सिचुएशन में वर्क जो होगा वो सेम ही होगा, अलग अलग नहीं होगा। चलें कहानी को आगे बढ़ाते हैं सर, मन लगाकर बने रहिए हमारे साथ, अभी बहुत मजा आने वाला है। ये सब तो बहुत बेसिक बहुत साधारण बातें थी जो आपको पता रहनी चाहिए। चलिए सर आइए कहानी में और देखते हैं और ट्विस्ट है क्या। आ जाओ बच्चों, मन लगा के बने रहो, मजा ही आ जाएगा। और अब हम बात करने वाले हैं वर्क डन बाय डिफरेंट फोर्सेस। डिफरेंट फोर्सेस में सबसे पहला फोर्स जो हमने चुना वो क्या चुना? वो चुना वर्क डन बाय ग्रेविटी। समझते हैं सर वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या है? आ जाओ बेटा देखो सर, या तो सर बोल लो या तो बेटा बोल लो, थोड़ी इज्जत दे रहे थे, अच्छा लग रहा था सर। ओ माय गॉड, बड़े होके कोई हमको सर बोलेगा? बिल्कुल बोलेगा, काहे चिंता कर रहे हो? देखो ये तुम्हारे पास एक ब्लॉक है। क्या भाई? ये तुम्हारे पास एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है भैया, इसका मास है आपके पास m, ठीक है?
ये ब्लॉक है, इसका मास है m, और इसको हम ले जा रहे हैं कितना हाइट उठाकर, इसको हम यहां से h हाइट लेकर जा रहे हैं। अब मतलब कि इस ब्लॉक को हम उठाकर यहां रख दिए। भैया कितना ऊपर गया ये वर्क, कितना ऊपर गया ये ब्लॉक गया h हाइट ऊपर। तो कितना काम हुआ, mg कहां लग रहा था भैया, mg लग रहा था नीचे, इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया था हम लोगों ने, जो धीरे 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 इसको h हाइट तक लेकर गया। तो जब h हाइट तक लेकर गया तो सवाल पैदा हुआ कि बताओ वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हुआ। तो हम कहते हैं कि जब हम वर्क डन बाय ग्रेविटी निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और मेरा फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल, तो मेरा फोर्स कांस्टेंट है सर। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ऊपर हो रहा है सर, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो ये आपके पास होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और जब इसको लिखा जाता है तो ऐसे लिखा जाता है F इंटू एस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स लगा नीचे, डिस्प्लेसमेंट हुआ ऊपर, इनके बीच का एंगल 180 डिग्री है, तो ये हो जाएगा mgh cos 180 डिग्री। तो भैया अपने पास क्या आंसर आया, अपने पास आंसर आया वर्क डन बाय ग्रेविटी दैट इज माइनस mgh, क्योंकि cos 180 की वैल्यू -1 होती है। ठीक है सर, चलिए बहुत बढ़िया। अब इन हमको संतोष नहीं मिला, अभी हमको और कुछ करना है, बहुत कुछ बताना है, बहुत कुछ सिखाना है। क्या बताना चाहते हो, क्या सिखाना चाहते हो मास्टर जी? हमको तो नहीं लग रहा है, हमको तो नहीं लग रहा है कि हम कुछ सीख पाएंगे, हमको तो फिजिक्स बहुत कठिन लग रहा है। अगर ऐसा है, फिजिक्स कठिन लग रहा है तो हमसे इंस्पिरेशन लो। हम बहुत गधा थे अपने टाइम पर, लेकिन हमको प्यार किससे हो गया, फिजिक्स से। मेहनत करेंगे सर तो सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है, चलिए आइए दिखाते हैं आपको सफलता का एक प्रारूप। ये रहा आपका सर, ये रहा आपका एक वेज, ठीक है, जो फिक्स है। ये एक वेज है जो फिक्स है, और भैया यहां एंगल बन रहा है थीटा। अब हम इसी ब्लॉक को, ये जो गिवन ब्लॉक था, इसी ब्लॉक को हम क्या कर रहे हैं, इसी ब्लॉक को हम यहां से ऊपर लेके जा रहे हैं। देखो, इसको हम यहां से ऊपर स्लाइड करके लेके जा रहे हैं भाई। इधर देखें अगर ध्यान से, ये हाइट हमको गिवन है। देखो ये हाइट कितनी है, इधर हाइट h है, तो मतलब इधर भी हाइट कितनी है, h है। ये सब सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है। ठीक है, चलो भाई, ये हाइट h है, ये लेंथ l है। बहुत ध्यान से देखना, मैं कह रहा हूं कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो mg इधर लग रहा है। ठीक है, और ये डिस्प्लेस इधर हो रहा है, डिस्प्लेस इधर हो रहा है। भाई साहब देखना, अगर ये डिस्प्लेस इधर हो रहा है और मुझे वर्क निकालना है तो मैं वर्क कैसे निकालूंगा? वर्क का क्या फॉर्मूला होता है सर? वर्क इक्वल्स टू होता है F इंटू एस कॉस थीटा। मैं कह रहा हूं कि इधर का जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये डिस्प्लेसमेंट D है। चलो भाई, फोर्स कितना लग रहा है, ग्रेविटेशनल वाले से निकाल रहे हैं, तो फोर्स हो गया mg, डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका D, और कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा क्या होता है सर? कॉस थीटा होता है यहां पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ध्यान से देखो, बेस है आपके पास L और हाइपोटेन्यूज है आपके पास D, हाइपोटेन्यूज है आपके पास D। अरे भैया, लेकिन अगर तुम यहां ध्यान से देखो, क्या तुम ध्यान से देखो भैया, ये जो थीटा है, जनरली जो हम गलती करते हैं, क्या ये थीटा mg और f के बीच का है? अरे बताओ तो, क्या ये mg और d के बीच का है? नहीं भैया, ये थीटा mg और d के बीच का नहीं है, ये तो d और l के बीच का थीटा है। तो mg और d के बीच का थीटा क्या होगा? देखो, mg तुम्हारा कहां लग रहा है, mg तुम्हारा कहां लग रहा है, mg तुम्हारा नीचे लग रहा है। अरे लग रहा है भाई। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, D तुम्हारा इधर हो रहा है। ये एंगल तुमको पता है थीटा, तो पूरा एंगल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा। यही गलती हो जाती है और फिर पूरा आंसर गलत निकल जाता है हड़बड़ी में। तो बहुत ध्यान से देखना, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इंक्लिनेशन दिखा, थीटा दिखा, खटाक से लिख दिए F इंटू एस कॉस थीटा। अब गेम गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान देना, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अब जब तुमको वर्क कैलकुलेट करना होगा, दूसरी सिचुएशन में जब वर्क कैलकुलेट करना होगा, तो कैसे लिखोगे? W इक्वल्स टू mg इंटू d इंटू कॉस 90 प्लस थीटा। तो क्या हो जाएगा भाई?
एम जी डी कॉस 90 प्लस थीटा तुम्हारे पास हो जाता है साइन थीटा माइनस में। तो भाई एम जी डी और साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज एच बाई डी। डी से डी कट जाएगा तो अपने को क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा माइनस एम जी एच। भाई डायरेक्टली एच हाइट उठा दिए तो वर्क कितना हुआ, माइनस एम जी एच, वर्क डन बाई ग्रेविटी। अगर ऐसे हम इंक्लाइंड प्लेन पर एच हाइट ऊपर चढ़ाए तब भी वर्क कितना हुआ, माइनस एम जी एच। अब समझना अगर मैं ऐसे सीढ़ी बना दूं, क्या भाई, अगर मैं ऐसे सीढ़ी बना दूं, देखना इस हिसाब से, ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि ये सीढ़ी जो है ना, ये अभी भी कहां है भाई, अभी भी ये रेफरेंस लाइन जो है, ये अपनी रेफरेंस लाइन है, इससे एच हाइट पर है। इससे ये कितनी हाइट पर है, इससे ये एच हाइट पर है। ये सीढ़ी जो है ये एच हाइट पर है सर, ठीक है, ओके सर। अब मैं कह रहा हूं कि यहां पर एक बॉक्स रखा हुआ है, इस बॉक्स को ऐसे उठाए सीढ़ी के थ्रू टंबल करते हुए यहां का लेकर गए। इसका मास कितना है, m मास है। और अगर आपको वर्क डन बाय ग्रेविटी देखना होगा, अगर आप यहां भी वर्क डन बाय ग्रेविटी देखोगे तो माइनस mg नीचे लग रहा है भाई, और भैया डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, h। mg नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जो निकल के आता है दैट इज माइनस mg h। और समझना भाई कि अगर मैं कहूं कि अपने पास ये रेफरेंस लाइन है और भाई एक ये रेफरेंस लाइन है, और यहां पर हमको एक ऑब्जेक्ट को h हाइट चढ़ाना है, लेकिन अब जो हमारा पाथ है वो ऐसे रैंडम है, यहां से इस m मास के बॉल को उठाकर इस पे टंबल कराते हुए h हाइट लेके जाना है। अभी भी ग्रेविटी कितनी नीचे लग रही है, mg लग रही है, डिस्प्लेसमेंट ग्रेविटी की डायरेक्शन में कितना हो रहा है, दैट इज h। अरे ठीक है, बट कहां, कितने एंगल पर, 180 डिग्री पर। तो यहां पर भी जो वर्क डन बाय ग्रेविटी आएगा वो कितना निकल के आएगा, वो माइनस mgh निकल के आएगा। इन ऑल द 3 कंडीशंस, 4 कंडीशंस दैट यू हैड स्टडीड हियर, सब में जो तुम्हारा वर्क निकल के आया बेटा जी, ये वर्क कैसा निकल कर आया, तो सब में वर्क निकल के आया माइनस mgh, माइनस mgh, माइनस mgh, माइनस mgh। मेरे कहने का, बताने का, समझाने का बस एकमात्र उद्देश्य था, और वो उद्देश्य क्या था कि वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसी है, वर्क डन बाय ग्रेविटी भैया कैसी है भैया, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। जो आप रास्ता फॉलो कर रहे हो उस पर डिपेंडेंट नहीं है। अगर उस पर डिपेंडेंट नहीं है, इसका मतलब है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है mg, ये कैसा फोर्स है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। ओ माय गॉड, कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। और अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो इससे होने वाला काम रास्ते पर डिपेंड नहीं करेगा, बस किस बात पर डिपेंड करेगा कि इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है। ठीक है, चलिए आइए सर कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए हम आपसे कह दें, हमारी एक बात तो आप जरूर मानेंगे। हाँ भाई मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे मास्टर साहब, आपकी बात नहीं मानेंगे तो किसकी बात मानेंगे। ये अपने पास एक वेज है जिसका एंगल है 37 डिग्री, और ये फिक्स है, मैं इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दे रहा हूं। चलो देखो भाई, अगर मैं इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दूं, ये हो गया हमारा ब्लॉक, ठीक है। चलो भाई दोनों सेम कलर का हो गया, कोई बात नहीं। चलो देखो ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास है m। ब्लॉक का मास कितना है, ब्लॉक का मास है m। ये जो लेंथ है, ये लेंथ है 30 मीटर, ठीक है, और ये जो लेंथ है, ये लेंथ है आपकी 40 मीटर, ठीक है। तो आपको पता तो चली जाएगा कि ये वाली लेंथ जो होगी ये 50 मीटर होगी। आपसे कहा गया बताइए वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हुआ, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हुआ, ये आपका 50 मीटर हो जाएगा। अगर मैं इसको इनिशियल से लेकर फाइनल पोजीशन तक लेके जा रहा हूं, इस इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग लेके जा रहा हूं, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा। तो भैया हमको पता है कि इसका मास, चलो मान लो इसका मास दे दिया गया 20 kg, तो इसका खुद का वेट नीचे कितना लग रहा होगा, 200 न्यूटन लग रहा होगा। और जब आप वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालेंगे तो देखिए भैया ग्रेविटी के डायरेक्शन में कितना ऊपर जा रही है,
40 मीटर ऊपर जा रही है सर। अपने को 37 डिग्री पता है, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है। ध्यान देना, गड़बड़ हो जाएगा, कहानी पलट जाएगी। ये हम लोगों ने एंगल गलत मान लिया, इसको सही कर लेते हैं। ये वाला एंगल 53 डिग्री हुआ। तो भैया वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी ये आपके पास लग रहा है कितना, 200 न्यूटन नीचे लग रहा है। और भाई ये कितना ऊपर जा रहा है? 40 मीटर ऊपर जा रहा है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो -200 इंटू 40 हो जाएगा, तो ये अपने पास हो जाएगा 8000 जूल। ओ माय गॉड, कितना वर्क हुआ भाई? वर्क डन बाय ग्रेविटी हुआ -8000 जूल। अब मुझे नहीं लगता कि ग्रेविटी में अगर आपको वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालने के लिए आएगा तो आप किसी तरह से परेशान होने वाले हैं, कोई दिक्कत में रहने वाले हैं। आज का लेक्चर बहुत ही आसान, बहुत ही स्मूथ जाने वाला है। आपको बस सारे फोर्सेस और उन फोर्सेस से काम पता होना चाहिए। अगले वाले लेक्चर में अपन देखेंगे पूरा वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम देखेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम की एप्लीकेशन देखेंगे कि कैसे हम इन सारे फोर्सेस से जो काम हो रहा है इसका एनर्जी का एसोसिएशन कैसा है समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए सर, तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं एक नए फोर्स की तरफ, दैट इज वर्क डन बाय टेंशन। अब अपने पास एक सवाल है, सब जितने भी फोर्सेस हैं उन सब से जो काम हम कैलकुलेट करने वाले हैं वो सारे काम को हम बढ़िया से उन सारे फोर्सेस से होने वाले काम को हम बहुत बढ़िया से समझेंगे, ताकि जब हमको वर्क एनर्जी लगाना हो तो हम कभी वर्क कैलकुलेट करने में पीछे ना हट जाएं। और इन सब की समझ हम न्यूमेरिकल से रखेंगे। जो न्यूमेरिकल्स अभी आप यहां देख रहे हो, इसी तरह के न्यूमेरिकल आपको वर्क एनर्जी थ्योरम के भी देखने को मिलेंगे। बस आपको वर्क कैलकुलेट करने आना चाहिए बेटा जी। तो देखो अपने पास एक सवाल है, कह रहा ब्लॉक ऑफ मास 5 kg। एक ब्लॉक है जिसका मास है बेटा 5 kg, ठीक है, इज बीइंग रेज्ड वर्टिकली अपवर्ड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग। एक रस्सी है, उसकी मदद से इसको खींच के ऊपर किया जा रहा है। इट राइजेस विद एन एक्सेलरेशन ऑफ, ये राइज कर रहा है कितने एक्सेलरेशन से? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। Find the work done by the tension in the string if the block raised by 2.5 मीटर। अगर ब्लॉक को कितना रेज किया गया है? 2.5 मीटर रेज किया गया है। ऑल्सो फाइंड द वर्क डन बाय द ग्रेविटी एंड द नेट वर्क डन। अगर 2.5 मीटर रेज किया गया है तो बताओ रस्सी ने कितना काम किया, उसके बाद बताओ कि धरती मैया ने कितना काम किया, उसके बाद बताओ कि टोटल वर्क कितना हुआ। टोटल वर्क कितना हुआ? तो जब टोटल वर्क निकालने के लिए आए तो बस ध्यान क्या देना है कि बॉडी के ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं। अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो इस समय बॉडी के ऊपर बस 2 फोर्सेस लग रहे हैं, एक टेंशन लग रहा है और एक ग्रेविटी लग रहा है। तो टेंशन से भी वर्क कैलकुलेट करेंगे और ग्रेविटी से भी वर्क कैलकुलेट करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो हमको भैया टोटल वर्क मिल जाएगा। लेकिन समस्या यह है इस सवाल में कि हमको टेंशन तो दिया ही नहीं है, तो मतलब पहले तो हमको टेंशन निकालना पड़ेगा। और जब हम टेंशन कैलकुलेट कर लेंगे तो भैया वर्क डन बाय टेंशन निकालना तो कोई खास बात नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो हमको दे ही रखा है। तो टेंशन कैसे निकालेंगे? कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। मतलब नेट फोर्स किसके बराबर होगा? तो सर नेट फोर्स बराबर होगा मास इंटू एक्सेलरेशन के। तो ऊपर लगा T, नीचे लगा mg, तो भाई ऊपर वाला फोर्स बड़ा होगा, तो T माइनस mg इक्वल्स टू m इंटू ए। T माइनस mg इक्वल्स टू m इंटू ए। तो भैया अब क्या मिलेगा? अब मिलेगा T माइनस मास है 5, तो ये हो जाएगा 50, और m इंटू ए, भैया मास है 5 इंटू ए। एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखी है 2, तो भैया यहां पे कर दिया 2, तो टेंशन आ गया कितना? टेंशन आ गया अपने पास 60 न्यूटन। ओहो, टेंशन आया 60 न्यूटन, mg अपने पास है 50 न्यूटन। तो सबसे पहला हम काम करेंगे वर्क डन बाय टेंशन। टेंशन कितना है भाई? 60 न्यूटन। किधर लग रहा है? ऊपर। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? ऊपर। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 2.5 cos 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू 1, तो ये अपने पास हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा भैया 150। ठीक है,
ये अपने पास हो जाएगा 22.5 मल्टीप्लाइड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 6 कर दें तो ये अपने पास आ जाएगा 150 जूल. That is known as work done by tension. Now the new one is work done by gravity. दूसरा जो कह रहा है कैलकुलेट करने के लिए वो कह रहा है वर्क डन बाय ग्रेविटी. कितना ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है? 5 केजी का ऑब्जेक्ट है तो 50 न्यूटन लग रहा है. ये जा किधर रहा है? ऊपर. कितना डिस्प्लेस हो रहा है? 2.5 मीटर. एंगल कितना है? 180 डिग्री. ओहो, अब क्या करेंगे? अब अपने पास आ जाएगा भाई ये 125 जूल. लेकिन पॉजिटिव में कि नेगेटिव में? गुरुजी नेगेटिव में, क्योंकि cos 180 की वैल्यू -1 होती है. तो वर्क डन बाई ग्रेविटी हमको मिल गया -125 जूल. दूसरी बात क्या? अब क्या निकालना है? अब निकालना है अपने को कि टोटल वर्क कितना हुआ. तो जब टोटल वर्क कैलकुलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे? दैट इज वर्क डन बाई टेंशन प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटी. तो वर्क डन बाई टेंशन कितना है? वर्क डन बाई टेंशन है 150. वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना है? -125. तो अपने पास आंसर आ जाएगा 25 जूल. कौन सी खास बात है इसमें? कौन सा ऐसा बहुत वीआईपी पार्ट है जो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते? अरे कर सकते हैं यार, बहुत साधारण बहुत सिंपल चीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अभी यही टेंशन पुली के साथ एसोसिएट हो जाएगा. फिर पुली को एक जगह 2 मीटर पर सेकंड से छोड़ा जाएगा. पुली के एक ब्लॉक को जब उसकी रफ्तार बढ़ के 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ये कितना नीचे गिरा. कितना नीचे गिरने पर इसकी रफ्तार 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी. तो उसके लिए आपको वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना पड़ेगा. और वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने के लिए आपको वर्क डन बाई ऑल द पॉसिबल फोर्सेस दैट कैन एक्ट ऑन अ बॉडी पता होना चाहिए. ठीक है सर, चलिए कहानी को धीरे धीरे और आगे लेकर चलते हैं. अगर कहानी को और आगे लेकर चलें सर तो मैं एक दो और आपको क्वेश्चन कराऊं, एक दो और क्वेश्चन मैं आपको बताऊं. जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि ये अपने पास क्वेश्चन है. क्या क्वेश्चन है कि एक अपने पास पुली है. ध्यान देना, ये अपने पास एक पुली है. इधर एक ब्लॉक है 2 kg का. ठीक, इधर अपने पास एक ब्लॉक है, इधर अपने पास एक ब्लॉक है क्या? 4 kg का. ठीक है, तो सवाल पूछा गया फाइंड टोटल वर्क डन. फाइंड टोटल वर्क डन व्हेन 4 kg falls to कितना गिरती है? when 4 kg falls to 2 मीटर. अगर 4 kg 2 मीटर नीचे आ जाए, रस्सी की लेंथ इतनी सफिशिएंट बड़ी है कि भैया ये 2 मीटर नीचे और ये 2 मीटर ऊपर जा सकता है. तो सवाल पूछा गया कि अगर 4 kg 2 मीटर नीचे आ जाए तो इस पूरे सिस्टम में टोटल वर्क कितना हुआ. कैसे निकालेंगे सर टोटल वर्क? कैसे निकालेंगे टोटल वर्क? जरा कैलकुलेट करके बताइएगा. क्या टोटल वर्क निकालने के लिए क्या आपको टेंशन वेंशन कैलकुलेट करना पड़ेगा? तो चलिए आइए देख लेते हैं कैलकुलेट करके कि करना पड़ता है. कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं इसका कोई फायदा होगा नहीं होगा. पूरी ऑब्जर्वेशन इसकी करके देखते हैं. चलिए आइए मेरे साथ लगेंगे, मन लगाकर पूरे कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझेंगे, मजा ही आ जाएगा सर. मैं बता रहा हूं आपको. लगेगा क्या बात है यार, क्या बात है यार, मास्टर ने क्या बेसिक चीजें सिखाई हैं. इस बात का एहसास आपको अवश्य हो जाएगा. देखो यहां पर कितना फोर्स नीचे लग रहा है? यहां पर लग रहा है 40 न्यूटन. यहां पर कितना लग रहा है? यहां पर लग रहा है 20 न्यूटन. ओहो, इधर लग रहा है 40 न्यूटन, इधर लग रहा है 20 न्यूटन. इधर लग रहा है टेंशन T. इधर भी टेंशन कितना लग रहा है? इधर भी टेंशन लग रहा है T. अब ध्यान से समझो, अगर ये 2 मीटर नीचे आया, तो ये कितना ऊपर गया? अगर ये 4 kg 2 मीटर नीचे आया, तो भैया ये बताओ ये 2 kg कितना ऊपर गया? तो ये 2 kg 2 मीटर ऊपर गया. ये 2 kg 2 मीटर ऊपर गया. अब इसी को मैं अगर फ्रेगमेंट में तोड़ दूं कि वर्क डन बाई टेंशन, ध्यान से देखना, वर्क डन बाई टेंशन ऑन 4 kg. 4 kg पर टेंशन ने कितना काम किया?
वर्क डन बाई टेंशन ऑन 4 kg अगर मुझे निकालना होगा तो सबसे जरूरी चीज जो मुझे पता होनी चाहिए वो पता होनी चाहिए कि ये टेंशन है कितना। तो सर इधर लग रहा है 40, इधर लग रहा है 20। अब आपको टेंशन निकालना है तो टेंशन निकालने के लिए आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन रूल में आएगा कि ये कुछ एक्सेलरेशन से नीचे जा रही होगी, कितने से जा रही होगी मुझे उसका भी ज्ञान नहीं है, ये कुछ एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही होगी, कितने से जा रही होगी कोई ज्ञान नहीं है। तो एक्सेलरेशन पहले निकालना पड़ेगा, कितना होगा, इधर है 40, ऊपर है इस साइड है 20, तो 40 में से 20 जाएगा तो 20 डिवाइडेड बाई 4 2 6, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा अपने पास 20/6 दैट इज 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टेंशन कितना निकल के आएगा, तो अब यहां से अगर टेंशन कैलकुलेट करोगे तो टेंशन विल बी इक्वल टू कितना होगा सर, तो देखो नीचे कितना लग रहा है, नीचे लग रहा है यहां पे 40, ऊपर कितना लग रहा है, ऊपर लग रहा है t, तो यहां लिख देंगे 40 माइनस टी बराबर 4 इंटू ए। 40 माइनस टी बराबर 4 इंटू ए, तो t की वैल्यू हो जाएगी 40 माइनस 4a। तो 40 माइनस 4a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 10/3। तो अपने पास t कितना निकल के आएगा, t निकल कर आ जाएगा 120 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज कितना हो जाएगा भाई, ये अपने पास हो जाएगा 90। अरे भैया 90 डिवाइडेड बाई 3, अरे भाई 90 ना, नहीं 80, क्या कर रहा हूं मैं, 40 माइनस कर रहे हैं तो ये अपने पास हो जाएगा, अरे यार ये बहुत लैग कर रहा है सिस्टम। हाँ ठीक है, चलो आ देखो ये अपने पास कितना हो जाएगा, ये अपने पास भैया 120 में से 40 घटाओगे तो 80 ही तो मिलेगा, तो 80/3 न्यूटन। टेंशन हो गया 80/3 न्यूटन। अब मैं बात करूं वर्क डन बाई टेंशन ऑन 4 kg, तो 4 kg वाला 2 मीटर। देखो 4 kg पर टेंशन ऊपर लग रहा है T, जिसकी वैल्यू कितनी है, जिसकी वैल्यू है 80/3 न्यूटन, और ये कितना नीचे गिर रहा है, ये नीचे गिर रहा है बेचारा H इक्वल्स टू 2 मीटर। ठीक है, अगर ये 2 मीटर नीचे गिर रहा है तो वर्क डन बाई टेंशन कितना होगा, वो होगा वर्क डन बाई टेंशन ऑन 4 kg ब्लॉक दैट इज इक्वल टू 80/3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू कॉस 180 डिग्री, और इसकी वैल्यू -1 होती है, तो वर्क डन बाई टेंशन हो जाएगा 160/3 जूल। इतना वर्क डन बाई टेंशन हुआ किस पर, 4 kg पर। और अगर आप बात करोगे क्या, अगर आप बात करोगे वर्क डन बाई टेंशन ऑन 2 kg, वर्क डन बाई टेंशन ऑन 2 kg, तो देखो भैया टेंशन इधर लग रहा है T, 20 न्यूटन इधर लग रहा है सर। इस T की वैल्यू मुझे कितनी पता है, ये 2 kg वाला ब्लॉक है, तो 2 kg ब्लॉक की जब हम बात करेंगे, 2 kg ब्लॉक की जब हम बात करेंगे तो वर्क डन बाई टेंशन कितना होगा, वर्क डन बाई टेंशन भाई साहब टेंशन कितना है अपने पास, दैट इज 80/3। तो अगर 4 kg वाला ब्लॉक 2 मीटर नीचे गया तो 2 kg वाला ब्लॉक 2 मीटर ऊपर जाएगा, तो यहां एंगल हो जाएगा 0 डिग्री, तो ये आपके पास हो जाएगा 160/3 न्यूटन प्लस में। वर्क डन बाई टेंशन ऑन 2 kg, वर्क डन बाई टेंशन ऑन 4 kg दैट इज -160/3 जूल, एंड वर्क डन बाई टेंशन ऑन 2 kg दैट इज +160/3 जूल। मतलब अगर मैं इसको पूरे सिस्टम की तरह ट्रीट करूं तो वर्क डन बाई टेंशन टू द सिस्टम इज 0। जितना ये टेंशन यहां पे नेगेटिव वर्क करेगा उतना ही ये टेंशन यहां पर पॉजिटिव वर्क परफॉर्म करेगा। याद रखना, अगर हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इंटरनल फोर्स का देखें तो इंटरनल फोर्स का जो वर्क होता है वो 0 होता है। अरे ठीक है, याद रहेगा क्या, ये बात याद रहेगी, इसका जो वर्क होगा पूरे सिस्टम पर, एक पे नहीं पूरे सिस्टम पे जो टोटल वर्क होगा वो क्या होगा, टोटल वर्क 0 होगा। याद रखिएगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सिस्टम के अंदर जो इंटरनल फोर्सेस लग रहे हैं उस इंटरनल फोर्सेस की वजह से जो टोटल वर्क होता है उस सिस्टम के ऊपर वो क्या होता है, 0। जैसे इस टेंशन ने यहां पर जितना नेगेटिव वर्क किया इतना ही यहां पर पॉजिटिव वर्क किया। तो अब भाई अब क्या बचा, अब बचा वर्क डन बाई ग्रेविटी। कितना काम हुआ,
अगर मैं वर्क डन बाई ग्रेविटी की बात करूं, बहुत प्यार से बहुत आराम से समझना बेटा, अगर मैं वर्क डन बाई ग्रेविटी की बात करूं तो वर्क डन बाई ग्रेविटी किस पर, 4 kg वाले ब्लॉक की। 4 kg वाले ब्लॉक का जब वर्क डन बाई ग्रेविटी देख रहे हैं तो नीचे लग रहा है 40 न्यूटन। कितना नीचे गिरा, 2 मीटर, और एंगल कितना है, 0 डिग्री, तो ये अपने पास हो जाएगा 80 जूल। ठीक है सर। अच्छा 2 kg वाले की बात करेंगे तो वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना आ जाएगा, नीचे लग रहा है 20 न्यूटन और ये ऊपर जा रहा है 2, तो इसके बीच का एंगल हो गया 180 डिग्री। देखो ये जो है आपके पास 2 kg, इस पर 20 न्यूटन लग रहा है नीचे, ये जा रहा है 2 मीटर ऊपर, तो ये अपने पास हो जाएगा 20 × 2 cos 180 डिग्री। cos 180 की वैल्यू -1, तो ये आपके पास हो जाएगा -40 जूल। वर्क डन बाई ग्रेविटी विल बी इक्वल टू -40 जूल। अ वेरी सिंपल आंसर। अच्छा अब मुझे अगर टोटल वर्क कैलकुलेट करना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा वर्क डन बाई टेंशन ऑन 4 kg प्लस वर्क डन बाई टेंशन ऑन 2 kg प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटी ऑन 4 kg प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटी ऑन 2 kg। तो जब वर्क डन बाई टेंशन ऑन 4 kg की बात करेंगे, जब वर्क डन बाई टेंशन ऑन 4 kg की बात करेंगे तो भैया वो कितना होगा, वो -160/3, यहां पर +160/3, यहां पर कितना +80 और यहां पर कितना -40। ध्यान से देखना, तो इससे ये कट जाएगा, 80 में से 40 जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 40 जूल हो जाएगा। दैट इज टोटल वर्क। अब समझना, अब बहुत प्यार से बहुत आराम से इस बात को समझना कि ये जो 40 जूल का वर्क हुआ ये गया कहां। यही ज्ञान तुमको कौन कराएगा, तो यही ज्ञान तुमको वर्क एनर्जी थ्योरम कराएगी। देखो क्या हुआ कि अगर मैं इस सिस्टम को यहां से रेस्ट में छोड़ दिया, अगर मैं इस सिस्टम को यहां से रेस्ट में छोड़ दिया तो जब ये नीचे गिरना स्टार्ट करेगा तो इसकी रफ्तार बढ़ेगी, और जब ये ऊपर जाना स्टार्ट करेगा तो इसकी भी रफ्तार बढ़ेगी। रफ्तार बढ़ने का मतलब क्या हो रहा है कि इट इज गेनिंग सम काइनेटिक एनर्जी। तो वो काइनेटिक एनर्जी कहां से आ रही है सर, वो काइनेटिक एनर्जी इसी वर्क की वजह से आ रही है। ग्रेविटी ने अगर 40 जूल का काम किया तो वो काम किस में कन्वर्ट हुआ, दैट इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब यही पढ़ेंगे हम लोग, किसमें, यही पढ़ेंगे हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम में बहुत डिटेल में, कि कैसे वर्क एनर्जी के साथ एसोसिएट होता है। और वर्क का एनर्जी के साथ एसोसिएशन समझने के लिए तुमको वर्क का कैलकुलेशन ढंग से आना चाहिए। अगर वर्क का कैलकुलेशन ढंग से नहीं आएगा तो काहे का वर्क एनर्जी थ्योरम। जब वर्क ही नहीं आया तो एनर्जी आने वाली नहीं है। ठीक है, चलो भाई आओ कहानी को आगे लेकर चलते हैं, थोड़ा सा हम पानी पी ले। ठीक है, चलिए भैया। अब क्या होगा भाई, अगला कॉन्सेप्ट देखो। अगला कॉन्सेप्ट ये हो गया अपने पास वर्क डन बाई टेंशन कैलकुलेट करना। वर्क डन बाई टेंशन जब इंटरनल फोर्स की तरह होता है तो उसका वर्क कैसे काम करता है ये भी हम समझ लिए, आएगा रोल में, ये बात याद रखना। नेक्स्ट वन इज वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन तो सर आपने कहा था कि ये तब लगता है जब ऑब्जेक्ट चलता ही नहीं है, और अगर ऑब्जेक्ट चलता ही नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, और डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं तो वर्क हुआ ही नहीं। जैसे मैं कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, जरा ध्यान से देखो, तो जरा ध्यान से देखेंगे भाई, मन लगाकर सोचेंगे और समझेंगे कि अपने पास ये एक ब्लॉक है। ठीक है, इस ब्लॉक के ऊपर हम एक और छोटा सा ब्लॉक रख दे रहे हैं, और मैं कह रहा हूं कि अब हम यहां पर एक भयंकर सा फोर्स लगा दे रहे हैं F, और इसको हम रख दिए हैं एक रफ सरफेस के ऊपर। ये रही वो रफ सरफेस जिसके ऊपर इसको रखा गया है सर। ठीक है, देखेंगे इसको, ये है वो अपनी रफ सरफेस जिसके ऊपर इनको रखा गया है। ठीक है सर, इधर हम लगा दिए F फोर्स, इनका मास है M। देखना भैया, देखना मजा ही आ जाएगा। इनका मास है अपने पास कैपिटल M, इनका मास है अपने पास स्मॉल m। यहां पर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है μs, काइनेटिक फ्रिक्शन है μk, यहां पर भी स्टैटिक फ्रिक्शन है μs और काइनेटिक फ्रिक्शन है μk। जब मैं स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं, बहुत प्यार से बहुत आराम से फील करना, मजा ना आए तो कहना।
अगर मैं कह रहा हूं कि मैं यहां पर एक फोर्स लगा रहा हूं F, तो भैया पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होना स्टार्ट करेगा। कितना मैक्सिमम डेवलप हो सकता है सर? ये Fs मैक्स हो सकता है, इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, या अगर मैं स्टैटिक फ्रिक्शन को रेंज की तरह लिखूं तो ये जो मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन होगा यहां जो लग रहा है Fs, ये जो होगा ये हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा अपनी मैक्सिमम वैल्यू से। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी सर? इधर इसका खुद का वेट नीचे लग रहा है कितना? mg, और ऊपर वाले का भी लग रहा है mg, तो टोटल का मैं इस जगह पर, इस पॉइंट पर जो टोटल वेट लग रहा है वो लग रहा है m प्लस m इंटू जी, और यहां पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है n। तो Fs जो होता है वो लेस देन और इक्वल टू μs इंटू n के होता है। तो मतलब ये जो मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन है ये लेस देन होगा किससे? ये लेस देन होगा अपना किससे भैया? μs इंटू m प्लस m इंटू जी से। ये स्टैटिक फ्रिक्शन मेरा इससे छोटा होगा, और ये जो बाहर से मैं एक्सटर्नल फोर्स ले आ रहा हूं, अगर ये मेरा एक्सटर्नल फोर्स मेरे फ्रिक्शन फोर्स के मैक्सिमम वैल्यू से कम होगा, फ्रिक्शन फोर्स के मैक्सिमम वैल्यू से, कौन सा फ्रिक्शन? Fs मैक्स। Fs मैक्स से कम होगा या Fs मैक्स के बराबर होगा तो ये सिस्टम चलने वाला नहीं है। और अगर ये सिस्टम चलने वाला नहीं है, बहुत आराम से समझना, अगर ये सिस्टम चलने ही वाला नहीं है तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा? वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा सर? वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन 0 हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस ही नहीं हुआ। अगर ऑब्जेक्ट अपना डिस्प्लेस ही नहीं हुआ तो उसका वर्क हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? उसका भी तो कोई तरीका नहीं है ना सर, क्योंकि वर्क इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट 0 है मतलब वर्क 0 है। अब एक बच्चा है वो धक्का मार रहा है बेचारा, फ्रिक्शन वहां पे मैक्सिमम 200 न्यूटन का लग सकता है, और बेचारा बच्चा 50 न्यूटन के फोर्स से धक्का मारे जा रहा है। क्या वो कभी ऑब्जेक्ट को या उस पूरे सिस्टम को हिला पाएगा? नहीं हिला पाएगा सर। अगर वो सिस्टम हिला ही नहीं, सिस्टम डिस्प्लेस हुआ ही नहीं भैया, तो वर्क तो हुआ ही नहीं। तो क्या वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन 0 होगा? क्या वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन 0 होगा? यह बात आपको समझनी है। हां सर 0 होगा। क्या हमेशा वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन 0 होगा? सर नहीं, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा 0 होगा, यह जरूरी नहीं है। जैसे अगर मैं आपकी इसी लिमिट को थोड़ा और एक्सटेंड करूं, मैं कह दूं कि यह पूरा सिस्टम है, नो डाउट ये पूरा सिस्टम है। कैसे है? अब देखो, यह पूरा सिस्टम आपको गिवन है कुछ इस तरह से। कैसे गिवन है कि ये आपके पास एक ब्लॉक है, ठीक है, और इसके ऊपर आपने एक दूसरा ब्लॉक रख दिया, ये आपने एक दूसरा ब्लॉक रख दिया, इधर आपने फोर्स लगाया F, और इसको आपने जिस सरफेस के ऊपर रखा है, इस सरफेस के बारे में थोड़ा देख लीजिए। ये आपने एक सरफेस के ऊपर इसको रखा है, यहां पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये 0 है, मतलब ये स्मूथ है, और यहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। समझ रहा? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, समझो। अरे भाई, इसका मास कैपिटल M है, इसका मास स्मॉल m है, यहां पर मैं F फोर्स लगा रहा हूं, और जब मैं यहां पर F फोर्स लगा रहा हूं तो जो स्मॉलर ब्लॉक है, ध्यान देना, स्मॉलर ब्लॉक does not slide on bigger block। अगर स्मॉलर ब्लॉक बिगर ब्लॉक पर स्लाइड नहीं कर रहा है तो क्या होगा? थोड़ी देर बाद यही जो आपका स्मॉलर ब्लॉक है, ध्यान से समझिएगा, थोड़ी देर बाद आपका ये जो स्मॉलर ब्लॉक है ना सर, ये जो आपका स्मॉलर ब्लॉक है, कौन सा वाला? ये आपका स्मॉलर ब्लॉक यहां, ये जो बिगर ब्लॉक है ये यहां आ जाएगा, और स्मॉलर ब्लॉक जो है वो यहां पहुंच जाएगा। आहा, क्या भाई, इनको कॉपी कर लेते हैं, आप उठाते हैं, ये अपना ब्लॉक यहां पहुंच गया। ध्यान से देखो, अब ये ब्लॉक यहां पहुंचा तो इसको यहां से यहां कौन ले आया? स्मॉलर ब्लॉक डज नॉट स्लाइड ऑन बिगर ब्लॉक। स्मॉलर ब्लॉक जो है वो बिगर ब्लॉक पर स्लाइड नहीं कर रहा है, ये बिगर ब्लॉक आगे जा रहा है, स्मॉलर ब्लॉक उसके साथ आगे जा रहा है। मतलब स्मॉलर ब्लॉक को आगे ले जाने का काम कौन कर रहा है? सर, स्मॉलर ब्लॉक को आगे ले जाने का काम हमारा फ्रिक्शन ही तो कर रहा है। अरे समझ आ रहा है क्या? अगर मैं यहां पर ग्लिसरीन डाल दूं, उसके ऊपर एक ब्लॉक रख दूं, और मैं नीचे वाले ब्लॉक को धक्का मारूं,
जब मैं नीचे वाले ब्लॉक को धक्का मारूंगा तो ऊपर वाला ब्लॉक स्लाइड करके पीछे गिर जाएगा, वो इसके साथ जाने वाला नहीं है। अगर ये इसके साथ चिपक कर जा रहा है तो इसको आगे ले जाने का काम कौन कर रहा है? इसको आगे ले जाने का काम ये स्टैटिक फ्रिक्शन कर रहा है। इसका मास कितना है बच्चा? इसका मास है स्मॉल m, इसका मास कितना है? कैपिटल M। और अगर सब के सब यहां से डी डिस्प्लेस हो गए तो कहा गया कि बताइए वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन स्मॉल m, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन स्मॉल m। अब फ्रिक्शन ने काम किया कि नहीं किया? सर फ्रिक्शन ने अब तो काम कर दिया। अच्छा ये फ्रिक्शन है कौन सा? सर स्टैटिक। अभी हमने देखा कि यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन से वर्क कितना था? 0। लेकिन यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन से वर्क 0 नहीं है, क्योंकि यहां पूरा सिस्टम चला ही नहीं, यहां पर रफ था और यहां पर जो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन था, अप्लाइड फोर्स इससे कम था, तो सिस्टम डिस्प्लेस ही नहीं हुआ, तो कोई वर्क ही नहीं हुआ। और जब हम यहां पहुंचे तो इस वाले को स्मूथ कर दिया। जब ये स्मूथ हो गया तो ये पूरा सिस्टम चला और दोनों साथ साथ चले, मतलब इसको इसके साथ चलाने के लिए बस एक ही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, वो है फ्रिक्शन, तो वो काम करेगा। अच्छा कौन सा फ्रिक्शन है? सर स्टैटिक फ्रिक्शन है। कैसे? अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ये स्टैटिक फ्रिक्शन किसकी वजह से आ रहा है? ये रफ सरफेस की वजह से आ रहा है। सर पूरा सिस्टम कितनी एक्सेलरेशन से चल रहा है? फोर्स कितना लग रहा है? F। ये मास कितना है? M। ये मास कितना है? M। तो सर सबसे पहले तो मुझे इसका एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मुझे एक्सेलरेशन नहीं पता चलेगा मुझे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं पता चलेगी। और स्टैटिक फ्रिक्शन की अगर आपको वैल्यू ही नहीं पता है तो आप भाई फोर्स ही नहीं पता है तो आप वर्क कैसे निकालोगे? तो पहले वर्क निकालने के लिए आपको स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स निकालना पड़ेगा। तो उस स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे ये जरा मेरे साथ देखेंगे। आइए देख लेते हैं सर, देख लेते हैं भाई साहब, जरा देखते हैं, जरा समझते हैं कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन स्मॉलर ब्लॉक अगर हमको कैलकुलेट करना है तो पहले फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन स्मॉलर ब्लॉक निकालना पड़ेगा। तो स्मॉलर ब्लॉक का मास है m और इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन है a, तो ये किसके बराबर होगा? m इंटू a के। और साथ साथ चल रहे हैं, मतलब इसको साथ साथ चला रहे हैं कितने एक्सेलरेशन से? a एक्सेलरेशन से। तो भैया इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होना चाहिए? ma। तो वो नेट फोर्स कौन दे रहा होगा? वो फ्रिक्शन दे रहा होगा। अगर ये दे पाएगा तभी इसके साथ चलेगा, अगर ये फ्रिक्शन फोर्स ma के बराबर नहीं दे पाएगा तो ये भैया पीछे खिसक जाएगा, स्लाइडिंग हो जाएगी। और क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई भी रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं हो रही है, मतलब जो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर वही स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर है। तो कितना एक्सेलरेशन आएगा भाई? एक्सेलरेशन कितना आएगा? तो F इक्वल्स टू ma होता है, फोर्स लग रहा है m, मास है पूरे सिस्टम का m प्लस m, तो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू F अपॉन m प्लस m। ये हो गया अपने पास, ये हो गया अपने पास क्या? फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन स्मॉल m ब्लॉक। तो भैया अब वर्क कितना हो गया? वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन स्मॉलर ब्लॉक, दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन स्मॉलर ब्लॉक, दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? Fs इंटू डी। और Fs की वैल्यू कितनी है? Fs की वैल्यू है आपके पास m इंटू F अपॉन m प्लस m इंटू डी। ये आपके पास है वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन स्मॉल m। अरे समझ आया? अरे समझ आया भाई साहब? ओहो हो, अरे भाई क्या बात है यार। अच्छा अगर मैं कहूं कि तुम मुझे बताओ वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन बिगर ब्लॉक, अरे भैया इस पर फ्रिक्शन आगे लगा तो इस पर तो फ्रिक्शन पीछे ही लगा होगा, अरे लगा होगा कि नहीं लगा होगा? तो ये कितना हो जाएगा? Fs। जितना इस पर आगे उतना ही इसके ऊपर पीछे, मल्टीप्लाइड बाई डी। लेकिन यहां पे क्या आ जाएगा? माइनस डी आ जाएगा। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन कैपिटल M विल बी इक्वल टू माइनस Fs। Fs की वैल्यू कितनी है? Fs की वैल्यू आपके पास निकल कर आई सर m इंटू एफ अपॉन m प्लस m। अरे ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई डी। ओ क्या देखने को मिला कि ये स्मॉलर ब्लॉक आगे गया,
कौन आगे लेकर गया? फ्रिक्शन। तो भैया फ्रिक्शन ने इस स्मॉलर ब्लॉक के ऊपर कितना काम किया? तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज एफएस और डिस्प्लेसमेंट इज डी, और एफएस की वैल्यू कितनी है? एम इंटू ए। अरे इसके ऊपर मास इंटू एक्सलरेशन, नेट फोर्स केवल फ्रिक्शन ही तो लग रहा है, तो एक्सलरेशन की वैल्यू एफ अपॉन एम प्लस एम। अरे समझ आया क्या? तो यहां पर जितना फ्रिक्शन आगे लगेगा इस पर उतना ही फ्रिक्शन पीछे लगेगा। तो यहां डी डिस्प्लेस हुआ, तो इस फोर्स ने जितना इस पर पॉजिटिव वर्क किया इस पर उतना ही नेगेटिव वर्क होगा। अरे भाई तो टोटल इस फ्रिक्शन की वजह से, ये जो फ्रिक्शन है, दोनों फ्रिक्शन है, इन फ्रिक्शन की वजह से इस पूरे सिस्टम पर नेटवर्क कितना होगा? नेटवर्क होगा 0। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स कैसा फोर्स है? इंटरनल फोर्स है। और ये पूरा का पूरा सिस्टम कहां से देखा जा रहा है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा जा रहा है। तो एक सिस्टम में जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं उनसे जो टोटल वर्क होता है वो 0 होता है, सिस्टम पे, इंडिविजुअल पे नहीं। इस पर जितना पॉजिटिव हुआ इस पर इस फ्रिक्शन के थ्रू उतना ही नेगेटिव वर्क हुआ। इस पर जितना पॉजिटिव इस पर उतना नेगेटिव, तो टोटल वर्क कितना हो गया? 0। समझना। इस पर देखो, इस टेंशन ने इसमें जितना नेगेटिव काम किया था इस टेंशन ने इसमें उतना ही पॉजिटिव काम किया था। सेम एज यहां फ्रिक्शन में हुआ, सेम एज यहां पर फ्रिक्शन में हुआ भैया। तो अब मैं कहूं कि इस फ्रिक्शन की वजह से इस पर वर्क निकालना हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस फ्रिक्शन की वजह से इस एम पर फोर्स निकालना हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरे सिस्टम पर फ्रिक्शन से वर्क निकालना हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं कि बताओ इस एफ से कितना काम हुआ? टोटल वर्क डन। अब देखो इस एफ से डब्ल्यू एफ अगर तुम देखोगे तो वर्क डन बाई इस एफ फोर्स का क्या होगा? दैट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो भैया ये फोर्स लग रहा है अपने पास एफ, डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना? डी। ये आपके पास हो गया वर्क डन बाई दिस पर्टिकुलर फोर्स। ठीक है, चले कहानी को और आगे लेकर चले, धीरे धीरे कहानी को और आगे बढ़ाते हैं सर। और आगे क्या बढ़ाएं? अगर मैं कहूं कि इस पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं सारे फोर्सेस से वर्क बताओ, तो देखो इस पर और कौन कौन सा फोर्स लग रहा है इसको मैं यहां समझा रहा हूं। देखो इसके ऊपर इसका खुद का वेट नीचे कितना लग रहा है? mg। नॉर्मल रिएक्शन इधर कितना लग रहा है? n डैश। नीचे यहां कितना लग रहा है? m प्लस m इंटू g। इधर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है n। ये m डैश m, ये m प्लस एम जी, ये n, ये एम जी और ये n डैश, ये कोई काम परफॉर्म करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। क्यों नहीं करेंगे सर? क्योंकि सिस्टम जा रहा है आगे और ये फोर्सेस जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस डिस्प्लेसमेंट से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, और अगर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं तो इन लोगों के बस की कोई बात नहीं है, ये कोई भी काम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इतना तो हम वर्क एनर्जी पढ़ ही रहे हैं, इतना तो हम वर्क पढ़ के आ ही रहे हैं अभी, कि जब मेरा थीटा 90 डिग्री हो जाता है तो जो वर्क होता है वो 0 हो जाता है। चलें कहानी को और आगे बढ़ाते हैं सर। चलिए आइए देखते हैं आगे की कहानी क्या है सर। आगे की कहानी है द फिगर गिवन बिलो। देखो द फिगर गिवन बिलो shows a 100 kg crate on the flat bed of a truck that is moving with an acceleration of 1 meter per second square, positive x-axis. The crate does not slip with respect to the truck as the truck undergoes a displacement whose magnitude is 50 meter. What is the total work done on the crate by all the forces acting on it? समझिएगा कि आपके पास एक ट्रक है, ये है आपके पास वो ट्रक जिसमें गोल गोल पहिया लगा हुआ है। देखिए ये है ट्रक, इसका है ये गोल गोल पहिया। कहां है भाई? ये रहा ये पहिया, ये रहा एक दूसरा पहिया। ठीक है, ये ट्रक में 2 पहिया लगा हुआ है और इस ट्रक के ऊपर आपका एक बॉक्स रखा हुआ है। इस ट्रक के ऊपर एक ऐसे बॉक्स रखा हुआ है या क्रेट रखी हुई है, जो भी है। ठीक है, हाँ भाई देख लेते हैं। ये अपने पास एक क्रेट रखी हुई है ऐसे, ठीक है। चलो भाई, ये अपने पास एक क्रेट रखी हुई है।
क्या कह रहा है कि ये जो पूरी की पूरी ट्रक है ये आगे जा रही है कितने एक्सेलरेशन से, इट इज मूविंग फॉरवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये कितनी दूर जा रही है, ये जा रही है 50 मीटर दूर। और ये जो क्रेट है ना, ये जो क्रेट है ये डज नॉट स्लिप, ये इसके ऊपर डज नॉट स्लिप ऑन, ये क्या है भाई, ये है अपने पास ट्रक। ये ट्रक के ऊपर स्लिप नहीं कर रही है। कितने एक्सेलरेशन से चल रहा है ये ट्रक, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चल रहा है। जब ये 50 मीटर चल रहा है तो बताना है कि इसके ऊपर फ्रिक्शन ने काम किया, कितना किया, इसके ऊपर अदर जो फोर्सेस लग रहे हैं उन लोगों ने कितना काम किया। तो देखो, अगर मैं बात करूं इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस की, मैं जब यहां से बैठकर इसको देख रहा हूं तो मुझे पता चल रहा है इसका खुद का वेट नीचे कितना लग रहा है, mg, और नॉर्मल रिएक्शन कितना ऊपर लग रहा है, n, और फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है किधर लग रहा है, आगे, जो इसको एक्सेलरेट करा रहा है कितने एक्सेलरेशन से, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। ठीक है, इसका मास कितना है, इसका मास है भैया 100 केजी। 100 केजी का मास है जो भैया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहा है इस ट्रक के ऊपर, जिसको एक्सेलरेट कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। समझिएगा, अगर आप यहां से देख रहे हैं तो ये ट्रक अगर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जा रहा है तो ये भी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जा रहा होगा। अगर ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जा रहा है तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा, और अगर ये इसके ऊपर स्लाइड नहीं कर रहा है तो कौन सा फोर्स लग रहा होगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। और उस स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी m इंटू ए की। तो मास है अपने पास 100 केजी, एक्सेलरेशन है 1, तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगा 100 न्यूटन। तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, दैट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हो गया 100, कितना डिस्प्लेस हुआ 50 मीटर, तो ये आपके पास हो गया 5000 जूल। ठीक है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हुआ, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो गया बेटा जी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो गया बेटा जी 5000 जूल। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो गया, ये हो गया 5000 जूल। ओ भाई, अच्छा, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, वर्क डन बाय mg कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों लोग डिस्प्लेसमेंट से कितना एंगल बना रहे हैं, ये दोनों के दोनों लोग इस डिस्प्लेसमेंट से जिधर ये जा रहा है उससे 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अगर कोई भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट से, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट से 90 डिग्री का एंगल बना दे तो वो फोर्स उस सिस्टम में कोई काम नहीं करता। अच्छा, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि भाई साहब इस फोर्स का तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई काम नहीं कर रहा है तो, अरे समझो, उसका रोल है, उस सिस्टम के फॉर्मेशन में उसका रोल है, लेकिन बस वो कोई वर्क परफॉर्म नहीं करता। अब ये mg ना होता तो ये ब्लॉक होता क्या, ये ब्लॉक है तो mg है, और mg है, नॉर्मल रिएक्शन है, रफनेस है, तभी तो स्टैटिक फ्रिक्शन आ रहा है भाई। लेकिन वर्क कौन कर रहा है, बस स्टैटिक फ्रिक्शन, ना तो n कर रहा है ना तो mg कर रहा है। चले आगे बढ़े, आ जाओ कहानी को थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं। एक और सवाल देखते हैं, ये सवाल क्या कह रहा है, ये भी स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क का सवाल है। ये सवाल कह रहा है कि एन इंक्लाइंड प्लेन इज मूविंग अप विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v, अ ब्लॉक kept on incline is at rest, calculate the work done by the gravity, friction force and normal reaction on block in the time interval of t। टाइम इंटरवल में इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो कितना काम करेंगे। तो सर चलिए, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहली बात अगर मैं देखूं तो मैं देखूं इसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। तो इसका खुद का वेट नीचे लग रहा है एक mg, और इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है n, और क्या, और भाई ये क्या है कि एन इंक्लाइन प्लेन इज मूविंग अप विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v, अ ब्लॉक केप्ट ऑन इंक्लाइन इज एट रेस्ट, calculate the work done by the gravity, by the friction force and normal reaction on block in time interval of t। टाइम इंटरवल में आपको निकालना है भैया कि इन सारे फोर्सेस से कितना कितना काम होगा। तो अगर इसके ऊपर ये रेस्ट पे है भाई तो इसके ऊपर फ्रिक्शन लगेगा तो पीछे की तरफ ही लगेगा, और अगर ये रेस्ट में है तो ये फ्रिक्शन किसी ना किसी फोर्स के तो बराबर होगा ही होगा, क्योंकि नेट फोर्स 0 होना
चाहिए, लेकिन ये कितनी रफ्तार से ऊपर जा रहा है सर? वीटी रफ्तार से ऊपर जा रहा है। तो जो इसका सेंटर ऑफ वी रफ्तार से ऊपर जा रहा है, तो टी टाइम में इसका सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर चला जाएगा? तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा भाई साहब v इंटू टी। क्या ये कलर क्लियर दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। थोड़ा इनको बदल देते हैं, थोड़ा इनको बदल देते हैं भाई साहब। आ जाओ, कलर को चेंज करके ऐसे डार्क ग्रीन कर देते हैं। ये तो दिखाई दे रहा होगा। अब जब ये यहां पहुंच जाएगा तो टी टाइम में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? ये हो गया वीटी। चलो भाई, ये एंगल आपके पास थीटा दे रखा है। सबसे पहले किसका वर्क निकालें? सर सबसे पहले वर्क डन बाई ग्रेविटी निकाल दो। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा? mg लग रहा है, नीचे डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? vt ऊपर हो रहा है, तो wg वर्क डन बाई ग्रेविटी किसके बराबर हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। mg लगा नीचे, डिस्प्लेसमेंट vt हुआ ऊपर, और एंगल है इनके बीच का 180 डिग्री। cos 180 की वैल्यू -1, तो ये अपने पास हो गया mg vt, वर्क डन बाई ग्रेविटी। चलिए, अच्छा, वर्क डन बाई नॉर्मल रिएक्शन। क्या इस नॉर्मल रिएक्शन से कोई काम होगा इस ब्लॉक पर? अरे होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि भैया नॉर्मल रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट से 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहा है। ये एंगल कितना बन रहा है? दिस एंगल इज थीटा कि 90 माइनस थीटा। क्या है ये? देखो, ये एंगल कितना है, ध्यान से देखना। ये एंगल कितना है? थीटा। तो ये भी कितना होगा? थीटा। तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। तो ये कितना होगा? थीटा। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी अपने पास मिल गया, वर्क डन बाई ग्रेविटी अपने पास मिल गया mg vt। अब जब हमको वर्क डन बाई नॉर्मल रिएक्शन निकालना है तो क्या हो जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन मल्टीप्लाइड बाई वीटी, और इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा। नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल थीटा है, तो ये जाएगा n इंटू वीटी कॉस थीटा। अब क्या? अब आपको n की वैल्यू पता होनी चाहिए, उसके लिए mg के दो कंपोनेंट। इधर जो जाएगा वो क्या जाएगा गुरुजी? इधर जो जाएंगे वो mg cos थीटा जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये एंगल थीटा होगा। तो इधर भाई साहब जो आएंगे वो क्या आएंगे? वो mg sin थीटा आएंगे। तो वर्क डन बाई नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा? सर वर्क डन बाई नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा mg cos थीटा। ध्यान से देखो, mg cos थीटा इंटू वीटी इंटू कॉस थीटा। तो पूरा क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा mg vt cos स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपके पास वर्क डन बाई नॉर्मल रिएक्शन। ओ, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन भी तो लग रहा है भाई, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन क्या होगा? तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन जब आप निकालने चलेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स हो गया, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट हो गया vt। फ्रिक्शन फोर्स और vt के बीच का एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? देखो, ये एंगल थीटा है, पूरा एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ध्यान से देखो, ये अपने पास हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो यहां पर लिख देंगे cos 90 माइनस थीटा, दैट इज sin थीटा। और f की वैल्यू किसके बराबर? अगर ये रेस्ट में है तो ये f बराबर होगा mg sin थीटा के। अगर ये रेस्ट में है तो f बराबर होगा mg sin थीटा के। तो मैं यहां पे लिख दूंगा mg sin थीटा इंटू vt इंटू cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन आ जाएगा अपने पास mg vt sin स्क्वायर थीटा। mg vt sin square theta. Now we had calculated the total force by all the possible, total work by all the possible forces. कैसे भाई? हमने वर्क डन बाई ग्रेविटी निकाला, वर्क डन बाई नॉर्मल रिएक्शन निकाला, वर्क डन बाई फ्रिक्शन निकाला। अगर हमको टोटल वर्क भी पूछ ले तो हम क्या करेंगे? वर्क डन बाई फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाई नॉर्मल रिएक्शन, यही तीन फोर्सेस लग रहे थे और उन तीनों फोर्सेस से हमने अपना वर्क कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, अगर मैं टोटल वर्क देखूं कितना हुआ, अगर मैं देखूं टोटल वर्क कितना हुआ तो क्या निकल कर आता है यार? देखो टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क क्या होगा? देखो वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितना है? वर्क डन बाई फ्रिक्शन अपने पास mg vt sin स्क्वायर थीटा,
mgvt साइन स्क्वायर थीटा। वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना है, माइनस mgvt। वर्क डन बाई नॉर्मल रिएक्शन कितना है, दैट इज mgvt कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से mgvt कॉमन कर लिया जाए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो वर्क डन बाई टोटल फोर्स, वर्क डन बाई टोटल फोर्स विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, वर्क डन बाई टोटल फोर्स विल बी इक्वल टू 0। वर्क डन बाई टोटल फोर्स विल बी इक्वल टू 0। किस यहां इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यहां पे कोई काम ही नहीं हुआ क्या? सोचो अगर मैं इस पूरे सिस्टम को वीटी से, वी वेलोसिटी से टी टाइम तक ऊपर लेके जा रहा हूं, कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके जा रहा हूं, मतलब नेट फोर्स कितना है? इस पूरे को अगर मैं एक सिस्टम मान लूं तो इस पूरे सिस्टम को अगर मैं v कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर लेके जा रहा हूं, मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो मेरा फोर्स भी 0 होना चाहिए, क्योंकि मोशन यूनिफॉर्म है तो टोटल फोर्स ऑन द सिस्टम विल बी 0। इसका मतलब पूरे सिस्टम पे जो टोटल वर्क होगा वो 0 होगा। बस उस सिस्टम में इंटरनल वर्क हो रहे हैं, जैसे इस ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन काम कर रहा है, इस ब्लॉक के ऊपर भैया फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, इस ब्लॉक के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। बट अगर इसी ब्लॉक को इस बॉक्स के अंदर बंद करके इन सब को एक सिस्टम मान लोगे तो उस सिस्टम पे नेटवर्क कितना होगा, तो दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 0। इन सब की बहुत अच्छी फील जब आपके अंदर आएगी तभी आप तभी आप वर्क एनर्जी पावर अच्छे से सीख पाएंगे। अदरवाइज फिर आपके दिमाग में कभी भी कॉन्सेप्चुअल लेवल की क्लैरिटी नहीं आने वाली। फिर आप हो सकता है कि सवाल लगाकर, थोड़े कठिन सवाल लगाकर खुद को संतुष्ट कर लें, बट नया सवाल नहीं लगा पाएंगे। नया सवाल आपसे तभी लगेगा जब आपको एक एक कॉन्सेप्ट बकायदा बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है सर, चले कहानी को आगे बढ़ाएं। आइए सर देखते हैं आगे की कहानी क्या है। आगे की कहानी है अपने पास वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन में एक और पोर्शन। बहुत बढ़िया, ये तो मतलब ऐसा सवाल है ना सर, ये तो ऐसा बवाल सवाल है ना कि अगर आप इसको बहुत अच्छे से फील कर पाए इसके एक एक पार्ट को, इसी वजह से मैं ये क्वेश्चन लेकर आया हूं कि ये कंटेंट बिल्डिंग क्वेश्चन है। अगर ये आपको आ गया, इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, वो आप लगा लेना, आपका पूरा का पूरा वर्क का, फ्रिक्शन का, स्टैटिक फ्रिक्शन का, टेंशन का, ग्रेविटेशन का, और चाहे सूडो का, सबका, चाहे स्प्रिंग फोर्स का, सबका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये सवाल लगाने हैं, इसके आने वाले क्वेश्चंस को और ढंग से सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को लगाने का मतलब है कि वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन से आपकी चिंता खत्म। चलिए आइए शुरू करते हैं सर। जैसे कह रहा है कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, इसके ऊपर ये जो F फोर्स लग रहा है, ये इसको एक्सलरेट कर रहा है कितने एक्सलरेशन से, F/2 इंटू स्मॉल m प्लस कैपिटल M। The acceleration produced by F is F/2 into m plus m in the system. If the displacement of the system is d, अगर इस सिस्टम का डिस्प्लेसमेंट d है, and both the blocks moves together, अगर दोनों के दोनों ब्लॉक साथ साथ चलते हैं, तो अपने से सवाल पूछा गया वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन बिगर ब्लॉक। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन बिगर ब्लॉक, इस बिगर ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन ने कितना काम किया, कैसे निकालेंगे सर? कैसे निकालेंगे सर? देखिए, अगर अब देखो, सबसे बड़ा ज्ञान जो तुमको पता होना चाहिए वो ये कि यहां पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। कैसे लग रहा है? अगर यहां फ्रिक्शन फोर्स ना होता, भाई यहां पर केवल F फोर्स लग रहा होता तो इसका एक्सेलरेशन होता F/m प्लस m, लेकिन इसका एक्सेलरेशन जस्ट उसका आधा है, जस्ट उसका आधा है। आधा होने का मतलब कौन ऐसा फोर्स यहां पे रिस्पॉन्सिबल हो सकता है जो इसके एक्सेलरेशन को घटा दे? फील आया क्या इसका? अगर यहां पर कोई फ्रिक्शन ना होता, समझ लो यहां बस केवल ये फोर्स F लग रहा होता, इसका मास m, इसका मास m, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होता? इस पूरे सिस्टम का साथ साथ चलने का एक्सेलरेशन होता F/m प्लस m। लेकिन हो क्या रहा है? हो क्या रहा है समझो, इसका एक्सेलरेशन है इक्वल्स टू F/2 m प्लस m। पहली ही लाइन से लॉजिक आया। क्या लॉजिक आया? कि इसका एक्सेलरेशन जो है ना, इसका एक्सेलरेशन जो है ना, वो F/m प्लस m से कम है, मतलब कोई ना कोई फोर्स इसके ऊपर पीछे लग रहा है, तो वो यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन, स्लाइड कर रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, स्लाइड कर रहा है तो यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। और अगर ये काइनेटिक फ्रिक्शन होगा तो ये कितना होगा? सोचो, ये काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा? सर मैं क्या कहूंगा, ये काइनेटिक फ्रिक्शन बराबर होगा F/2 के। समझो, काइनेटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होगा? F/2 के। मैं ऐसा कैसे कह पा रहा हूं? मैं कह पा रहा हूं कि आगे लग रहा है फोर्स F,
पीछे लग रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के, और ये किसके बराबर है? ये बराबर है मास इंटू एक्सेलरेशन के। मास पूरे सिस्टम का कितना है? m प्लस एम, और पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है? दैट इज f अपॉन 2 इंटू स्मॉल m प्लस कैपिटल M। इससे ये कट जाएगा तो एफ के की वैल्यू हो जाएगी अपने पास कितनी? f माइनस एफ बाई टू, एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू f बाई टू। अरे क्या फील आया? अरे क्या फील आया बेटा? देख, इसका अगर यहां फ्रिक्शन ना होता तो इसका एक्सेलरेशन होता f अपॉन एम प्लस एम, बट एक्सेलरेशन इसका कम है, मतलब पीछे एक फोर्स लग रहा है, तो वो कौन सा फोर्स होगा? वो इस रफनेस की वजह से आएगा, और वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, क्योंकि स्लाइडिंग हो रही है। अगर स्लाइडिंग हो रही है तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होगा? f बाई टू के। ऑब्वियसली अगर एक्सेलरेशन आधा हुआ है, यहां एक ही एक्सटर्नल फोर्स f लग रहा है, तो यहां पर जो फ्रिक्शन आ रहा होगा, जो इसके एक्सेलरेशन को घटा रहा होगा, आधा कर रहा होगा, वो f बाई टू ही होगा, क्योंकि f माइनस एफ बाई टू, तो f बाई टू ही होगा। अगर ये आप ऐसे एनालिटिकली नहीं कैलकुलेट कर पाते हो तो मैथ्स के हिसाब से चलो। आगे लग रहा है f, पीछे लग रहा है f के, आगे जा रहा है ये, मतलब f बड़ा होगा, f के छोटा होगा, तो f माइनस एफ के दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। पूरे सिस्टम का मास कितना है? m प्लस एम, और एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन है f अपॉन टू एम प्लस एम। सर तब भी काइनेटिक फ्रिक्शन इस पॉइंट पे अपने पास क्या निकल कर आया? इस पॉइंट पर अपने पास काइनेटिक फ्रिक्शन निकल कर आया एफ के इक्वल्स टू एफ बाई टू। कोई समस्या नहीं, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। और अगर अपने पास काइनेटिक फ्रिक्शन ये निकल कर आया तो कितना वर्क हुआ? कह रहा वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन बिगर ब्लॉक। बिगर ब्लॉक के ऊपर इस फ्रिक्शन ने, यहां पर एक वर्ड मिसिंग है, दैट इज काइनेटिक। वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन बिगर ब्लॉक। बिगर ब्लॉक के ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन ने कितना काम किया? तो सर वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन दैट इज इक्वल टू भैया, दैट इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है? फोर्स है अपने पास f बाई टू, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? f बाई टू। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? ध्यान से देखो, क्वेश्चन में कह रहा है द सिस्टम इज डिस्प्लेस्ड टू d, तो f बाई टू इंटू d, ये आपके पास हो गया वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन। अच्छा, बी पार्ट इसका क्या कह रहा है? बी पार्ट इनका कह रहे हैं भाई साहब, क्या कह रहे हैं? बी पार्ट कह रहे हैं द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बिगर ब्लॉक एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस। बिगर ब्लॉक और हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा वो क्या होगा? तो सर देखो, इसका इस पॉइंट पे जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा? वो लग रहा होगा m प्लस एम इंटू जी, ठीक है, और ये वेट लग रहा होगा, और नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा n ऊपर, ठीक है। तो एफ के की वैल्यू, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है वो म्यू इंटू एन के बराबर होती है। तो एफ के जो होगा वो किसके बराबर? म्यू इंटू एन किसके बराबर हो जाएगा? एन हो जाएगा आपके पास एम प्लस एम इंटू जी के बराबर। और ये किसके बराबर है? ये बराबर एफ बाई टू के। अरे समझ रहे हो क्या? ये बराबर है तुम्हारे पास एफ बाई टू के, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? यहां से म्यू निकल कर आ जाएगा एफ अपॉन टू एम प्लस एम इंटू जी। देख लो, ये इसके बराबर हो जाएगा। यहां पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, कौन सा? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू के लिख लो इसको, दैट विल बी इक्वल टू एफ अपॉन टू एम प्लस एम इंटू जी। अरे ठीक है, क्या ये बात समझ आई? कोई खास बात नहीं थी, बस अच्छे से सिस्टम का फील होना चाहिए। अगर सिस्टम का फील होगा, कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर होंगे, तो ये सब सवाल आपसे लगते चले जाएंगे। चलिए सर, इसका सी पार्ट देखते हैं। ये इसका बी पार्ट था। सी पार्ट क्या कह रहा है? सी कह रहा है फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द स्मॉलर ब्लॉक। स्मॉलर ब्लॉक के ऊपर कितना फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है? सर मैं कह रहा हूं यहां पर लग रहा है एफएस। अगर कोई भी रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं हो रही है तो भैया इसको इसके साथ ले चलने का काम यही कर रहा है, तो ये बराबर हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन के। अगर ये मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा तभी रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं होगी। अरे ठीक है, तो भैया एफएस कितना आ जाएगा? एफएस कितना आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो सर एम इंटू ए की वैल्यू कितनी? एफ अपॉन टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ये हो गया अपने पास स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। ये रहा सी। नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज डी। डी पार्ट क्या कह रहा है? डी पार्ट कह रहा है वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन द स्मॉलर ब्लॉक बाय द बिगर ब्लॉक। बिगर ब्लॉक ने स्मॉलर ब्लॉक के ऊपर जो फ्रिक्शन लगाया, ये फ्रिक्शन कितना वर्क परफॉर्म
करेगा। तो जब मुझे फोर्स पता है तो मुझे वर्क निकालने में कोई भी समस्या नहीं है। बहुत ध्यान से देखना, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन किसके ऊपर, ऑन स्मॉल m, दैट विल बी इक्वल टू m इंटू एफ अपॉन 2m प्लस m इंटू d। अरे क्या ये बात समझ आई? अरे क्या ये बात समझ आई भाई साहब? अरे आई कि नहीं आई? देखिए बढ़िया दमदार था। फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स स्मॉल m पर कितना लग रहा है वो हमको पता चल गया, और ये d डिस्प्लेस हुआ है तो कितना वर्क हुआ ये भी हमको पता चल जाएगा। अच्छा, लास्ट वन, द मैजिकल वन, जो आपको लगेगा कि यार मास्टर ने क्या भौकाली बात बताई थी, वो क्या है? वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन द बिगर ब्लॉक। इस बिगर ब्लॉक के ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन ने कितना काम किया? तो सर जितना एफएस m इंटू ए इधर लग रहा है इतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन m इंटू ए इधर लगेगा। अरे भाई d आगे जा रहा है, और भाई तो मैं क्या करूंगा? वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन कैपिटल M, दैट इज वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन, सॉरी फोर्स, क्या भाई? फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन स्मॉल m, अरे भाई मल्टीप्लाइड बाई d, बस फर्क क्या होगा? ये नेगेटिव हो जाएगा। अरे भैया कैसे नेगेटिव हो जाएगा? कैसे नेगेटिव हो जाएगा? फोर्स लग रहा है इधर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे, तो भैया एंगल हो गया 180 डिग्री। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन कैपिटल M विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ mf अपॉन 2m प्लस m इंटू 2m प्लस m इंटू d। अरे समझ आया? अरे समझ आया भाई? बिल्कुल इसी हिसाब से आपको पढ़ना है, समझना है, फील करना है, तभी जाके सफलता हाथ लगेगी, तभी जाकर आप जेईई मेंस के अच्छे क्वेश्चंस निकाल पाएंगे। वो जमाना गया कि बिना पेन चलाए फिजिक्स लग जाएगी, वो जमाना नहीं रहा बेटा। फिजिक्स लगाने के लिए पेन चलाना पड़ेगा। कुछ लोग इंटरनेट पे बैठे हैं, कहते हैं कि हम कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, आइए और बिना पेन चलाए आपसे 50 क्वेश्चन लगवा देंगे। जो 50 क्वेश्चन बिना पेन चलाए लगा रहे हैं वो 50 क्वेश्चन जेईई मेंस का स्तर नहीं है, ठीक है? जेईई मेंस के लिए आपको नाक रगड़ना पड़ेगा, दांतों तले चना चबाना पड़ेगा, पेपर पेन पे ढंग से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रजिस्टर पे रजिस्टर भरने पड़ेंगे, तब जाके कहीं 98-99 परसेंटाइल के करीब पहुंचेंगे। तो इस बात को समझे रहिएगा, रिगरस मेहनत करते रहना। अगर रिगरसली मेहनत नहीं करोगे तो सफलता हाथ नहीं लगेगी, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। 12 लाख 13 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, और भैया इसमें से केवल 1 लाख बच्चों का ढंग से हो रहा है किसी तरह से, मतलब कह सकते हो कि वो 1 लाख हैं जो थोड़ा सम्मानजनक है। अदरवाइज अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो आपको अंडर 40,000 आना पड़ेगा, तब आप थोड़ा सा डिजर्विंग होंगे। तो अगर 10 लाख 12 लाख में से आपको 40,000 के अंदर परफॉर्म करना है तो भैया मेहनत तो एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी ना। और आप अपने आस पड़ोस का माहौल देखिए ना, बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। एटलीस्ट उस 10-12 लाख लोगों में से 2-2.5 लाख लोग तो ढंग से पढ़ ही रहे हैं सर। तो अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आप उनसे थोड़ा डिफरेंट करेंगे, थोड़ा और ज्यादा हार्डवर्क झोंकेंगे, थोड़ी और स्मार्टनेस झोंकेंगे, थोड़ा और ज्यादा पेपर पेन चलाएंगे, तभी सफलता हाथ लगेगी, वरना तो निकल जाएगी, ये तय है। ठीक है, चलो आप कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये अपने पास एक क्वेश्चन हो गया। अब मैं आपको एक सवाल होमवर्क दे देता हूं। होमवर्क क्या है कि यहां पर म्यू की वैल्यू 0 है, सब करा दिया हूं। A block of mass m is placed on the block of mass capital M as shown in figure. The horizontal force F act on M during time interval t. बस जहां मैंने अपने इस क्वेश्चन में कौन से क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में डी डिस्प्लेसमेंट दिया था इसको स्मूथ करके, वहां पर इस क्वेश्चन में बस मैंने थोड़ा सा बदल दिया है। क्या रख दिया है सर? टाइम का फ्रेम डाल दिया है। ये क्वेश्चन होमवर्क है, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। अगर आप इसको सॉल्व कर पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करेंगे सर। मन लगाकर बने रहिए, हिम्मत बांधकर पढ़ते रहिए, सिलेक्शन आपका कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन मेहनत आपको बहुत अंधाधुन मेहनत करनी पड़ेगी, एकदम रगड़ के फोकस्ड होके एक ही डायरेक्शन में रह के मेहनत करनी पड़ेगी, तभी सफलता हाथ लगेगी। चलिए सर आ जाइए, अब बात कर लेते हैं। क्या भाई? अब बात कर लेते हैं वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। थोड़ा थोड़ा देखा था पिछले क्वेश्चन में वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, और वो जो काइनेटिक फ्रिक्शन आ रहा था वो ग्राउंड पे आ रहा था। अभी क्या है?
अभी क्या है कि ये सरफेस स्मूथ है, इसको मैंने वी नॉट वेलोसिटी से इस रफ सरफेस के ऊपर छोड़ दिया, तो जैसे मैं इस रफ सरफेस के ऊपर छोड़ूंगा क्या होगा, रिलेटिव स्लाइडिंग होगी, ये इसके साथ आगे जाने की कोशिश करेगा, ये इनिशियली रेस्ट पे है, तो इस पर भाई जब ये आगे जाने की कोशिश करेगा तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, देखना थोड़ी देर बाद क्या होगा, समझना, अगर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, इसका फील तुमको आ गया ना, बस फिर तो डील डन है, फिर तो डील डन है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर तो मतलब मजा आ जाएगा, फिर तो तुम्हें चीजें ढंग से समझ आ जाएंगी। देखो वही समझना है बस कि थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये जो आपका ब्लॉक है, ये जो नीचे वाला ब्लॉक है, ये कहीं आगे पहुंच जाएगा, ठीक है, इसका कलर थोड़ा भगवा कर देते हैं, जैसा वहां दिख रहा है वैसा कर देते हैं भाई साहब, ये थोड़ा आगे पहुंच जाएगा, और जो ऊपर वाला ब्लॉक है, जो ऊपर वाला ब्लॉक है वो इसके ऊपर थोड़ा आगे खिसक जाएगा, ठीक है। अब पहले ये जहां थे वहां से ये ऊपर वाला जो है ये x2 खिसक गया, और नीचे वाला जो है वो x1 खिसक गया, नीचे वाला x1 खिसका, ऊपर वाला x2 खिसका, और मेरे से कहा जा रहा है कि बताओ यहां पर फ्रिक्शन ने कितना काम किया, यहां पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, सरफेस स्मूथ है, जब मैं इसको वी नॉट वेलोसिटी से छोड़ूंगा इसके ऊपर तो इसमें आगे जाएगा, स्लाइडिंग होगी तो भाई ऊपर वाले पे फ्रिक्शन नीचे लगेगा, पीछे लगेगा, अगर इस पर फ्रिक्शन पीछे लगा तो इस पर फ्रिक्शन कितना लग जाएगा, आगे लग जाएगा, और ये फ्रिक्शन कैसा होगा, ये फ्रिक्शन स्टैटिक होगा कि काइनेटिक, सर रिलेटिव स्लाइडिंग हो रही है तो ये फ्रिक्शन होगा काइनेटिक, और अगर ये फ्रिक्शन काइनेटिक हुआ, अगर ये फ्रिक्शन काइनेटिक हुआ तो कहा गया कि बताओ इस फ्रिक्शन ने टोटल कितना काम किया, पूरे सिस्टम पर टोटल कितना काम किया, तो भाई मैं कैसे निकालूंगा, कैसे निकालूंगा भाई, मुझे इसका मास पता है, इसका म्यू पता है, तो मैं ये Fk की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, ठीक है, Fk की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये Fk की वैल्यू हो जाएगी भाई इसका खुद का वेट नीचे कितना लग रहा है mg, नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है n, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको म्यू पता है तो म्यू mg ये लग जाएगा। तो भैया ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है जिसका मास स्मॉल m है, इसका मास कैपिटल M है, इस पे फ्रिक्शन कितना काम करेगा, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन स्मॉल m, इस पे फ्रिक्शन लग रहा है पीछे, ये जा रहा है आगे कितना x2, ठीक है सर, तो f माइनस एफ के इंटू x2, और एफ के की वैल्यू कितनी है, एफ के की वैल्यू है म्यू mg, तो माइनस म्यू mg इंटू x2 हो जाएगा। अच्छा वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन कैपिटल M, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास कितना, Fk इंटू ये कितना डिस्प्लेस हुआ, ये x1 डिस्प्लेस हुआ, तो Fk इंटू x1, Fk की वैल्यू कितनी है, Fk की वैल्यू है म्यू mg इंटू x1, अरे ठीक है, Fk हो गया म्यू mg, ये हो गया अपने पास x1, अब मेरे से कहा गया बताओ टोटल वर्क कितना हुआ, तो मैं दोनों को जोड़ दूं, मैं दोनों को जोड़ दूंगा अगर, तो क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा माइनस म्यू mg x2 प्लस म्यू mg x1, या फिर मैं कह सकता हूं कि माइनस म्यू mg को कॉमन कर दिया जाए तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, या आप कह लो भैया म्यू mg को कॉमन कर लो, ये आपके पास हो जाएगा x1 माइनस x2। देखो अच्छा ये बताओ, ये जो तुम्हारा टोटल वर्क आएगा ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, ये टोटल वर्क पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, ध्यान से देखना, तुम्हारा x1 छोटा है, तुम्हारा x2 बड़ा है, तुम्हारा वर्क कैसा होगा, सर टोटल वर्क मेरा x1 जो है, मेरा x1 छोटा है, x2 बड़ा है, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ ये कि जब मैं इसको यहां वी नॉट वेलोसिटी से रख रहा हूं ना इसके ऊपर, तो पहले इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, और धीरे धीरे एक समय के बाद ये वी नॉट घटते यहां तक पहुंचते जीरो हो जाएगा, और जब ये वी नॉट रुक जाएगा तो इसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें खर्च हो गई, तो वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी ये वर्क परफॉर्म करने में खर्च हो गई। देखो बस थोड़ा रिव्यू दे रहा हूं मैं तुमको, ताकि तुम वर्क एनर्जी थ्योरम को बहुत प्यार से बहुत आराम से रिलेट कर पाओ। तुमको कहीं भी स्पेसिफिकली ऐसे वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, इतना सारा डिटेल, इतना सारा एनालिसिस इंटरनेट पर नहीं मिलने वाला है। ये बाबा ब्रह्मानंद राय का ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र है, इसको पकड़कर पढ़ते रहिए, आपको भाई साहब सारे के सारे चैप्टर्स पूरा 11वीं क्लास एकदम दिमाग में सेट हुआ मिलेगा।
एट द एंड ऑफ द संजीवनी। बस लगे रहिए हिम्मत बांध के, ठीक है। चलिए सर कहानी को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं अगली कहानी क्या है। अगली कहानी है सर अपने पास वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। एक नया फोर्स आया, इस नए फोर्स से अगर हमको वर्क कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। कुछ खास बात नहीं है, कह रहा है देखो, if the spring is stretched very slowly by the variable force F external from its equilibrium position to natural length, find the work done by spring फोर्स। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स समझने के लिए आपको पहले कुछ बेसिक चीजें जाननी पड़ेंगी। वो क्या है कि अगर अपने पास एक स्प्रिंग है, देखो ये अपने पास एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग से एक ब्लॉक जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है, ठीक है। क्या है भाई? स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ। चलो भाई अब स्प्रिंग को अपन थोड़ा सा खींचना स्टार्ट करते हैं। अब स्प्रिंग को हम लोग थोड़ा 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 करके इसको धीरे 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 करके खींचेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि ये स्प्रिंग यहां से धीरे धीरे खींचते खींचते कुछ x1 पे पहुंच जाएगी। फिर उसके बाद अगर इसको छोड़ोगे तो ये टू एंड फ्रो का मोशन परफॉर्म करेगी सर। तो जब आप यहां पे इसका मास m है, इसका मास m है, जब आप इसको खींच रहे होगे आगे, मान लो कि इसको तुम इसकी नेचुरल लेंथ से, ये कौन सी लेंथ है? ये नेचुरल लेंथ है। इस नेचुरल लेंथ से x आगे खींचे तो इसके ऊपर जो फोर्स लगा वो कितना लगा? F इक्वल्स टू माइनस kx लगा। कौन सा फोर्स है ये? स्प्रिंग फोर्स। अब मुझे निकालना है कि जब मैं इसको यहां से लेकर यहां खींच कर ले गया तो मुझे कितना वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा। तो मुझे दिख रहा है कि जैसे जैसे मैं इसको खींचूंगा मेरा स्प्रिंग फोर्स बदलेगा। मतलब मेरा स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स है? मेरा स्प्रिंग फोर्स वेरिएबल फोर्स है। कैसा फोर्स है? वेरिएबल फोर्स है। और अगर वेरिएबल फोर्स है तो मैं इसको इसकी मीन पोजीशन से x से जाकर कितना और डिस्प्लेस कर रहा हूं? dx। तो मुझे जो वर्क मिल रहा है dw, दैट इज fs डॉट dx मिल रहा है। fs की वैल्यू है आपके पास kx, किधर लग रहा है? पीछे की तरफ। डिस्प्लेसमेंट आगे, स्प्रिंग फोर्स पीछे, ठीक है। तो fs की वैल्यू है आपके पास kx और डॉट dx, और भैया एंगल कितना है? 180 डिग्री। तो cos 180 की वैल्यू -1 हो जाती है। तो dw इक्वल्स हो जाता है माइनस ऑफ kx इंटू dx। अब इसको x इनिशियल से लेकर x फाइनल तक इंटीग्रेट कर देंगे तो w जो मिलेगा वो कितना मिलेगा? वो मिलेगा kx स्क्वायर बाई 2 लिमिट x इनिशियल से लेकर x फाइनल तक, और यहां पर माइनस साइन। तो वर्क डन बाई स्प्रिंग जो हो गया वो आपके पास हो गया 1/2k, यहां पर माइनस साइन है x फाइनल का स्क्वायर माइनस x इनिशियल का स्क्वायर। या फिर आप कह लीजिए वर्क डन बाई स्प्रिंग विल बी इक्वल टू 1/2k x इनिशियल का स्क्वायर माइनस x फाइनल का स्क्वायर। अगर x इनिशियल इक्वल्स टू क्या है? 0, मतलब हम कहां पर हैं? हम नेचुरल लेंथ पर हैं। कहां पर है भाई? नेचुरल लेंथ पर है। अगर अपन नेचुरल लेंथ पे हैं तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितना होगा? x इनिशियल 0 हो गया और x फाइनल अगर आप इसको इसकी नेचुरल लेंथ से x खींच दोगे तो वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स है ये, WS है। वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स आपके पास हो जाएगा -1/2kx स्क्वायर। वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स विल बी इक्वल टू -1/2kx स्क्वायर। इसको याद रखिएगा, इन दोनों फॉर्मूले को याद रखिएगा। आप कभी भी स्प्रिंग वाले सवाल में अटकने वाले नहीं है। अच्छा, यहां से क्या ज्ञान मिलता है कि अगर मेरा x इनिशियल चाहे कंप्रेशन का हो, अब देखो नेचुरल लेंथ से चाहे तुम इधर हो चाहे नेचुरल लेंथ से इधर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरा x इनिशियल जो है वो छोटा हो गया किससे? x फाइनल से, तो जो मेरा वर्क होगा वर्क डन बाई स्प्रिंग वो कैसा होगा? वर्क डन बाई स्प्रिंग नेगेटिव होगा। और अगर मेरा x इनिशियल बड़ा है किससे? x फाइनल से, तो वर्क डन बाई स्प्रिंग जो होगा वो क्या होगा? मेरा पॉजिटिव होगा। अरे क्लियर है? अगर दोनों बराबर हो गए, x इनिशियल इक्वल्स टू x फाइनल हो गया तो वर्क डन बाई स्प्रिंग हो जाएगा 0। और इससे हमको ये बात पता चलती है, क्या पता चलती है? कि स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स है। तो ये क्लियर होता है भैया, इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर।
ये कैसा है, ये है कंजर्वेटिव इन नेचर। अब समझिए, अब गेम को समझिएगा भैया। ये रहा आपके पास बढ़िया एक अच्छा सा वर्क डन बाय स्प्रिंग का क्वेश्चन। क्या है सर, क्या है वर्क डन बाय स्प्रिंग का सवाल? कह रहा है द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड वेरी स्लोली by variable F external from its equilibrium position to the natural length, find the work done by the spring force। समझिए, यहां पर क्या है कि सब कुछ स्मूथ है, सब ये सब फिक्स है, यहां पर ना ये इक्विलिब्रियम में है। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो तुम सोच के बताओ कि स्प्रिंग कंप्रेस्ड होगी, नेचुरल लेंथ पर होगी या इलोंगेटेड होगी? सोच के बताना सर। अगर तुम्हारे दिमाग में सही सोच आ रही होगी, तुम इसको प्रैक्टिकली फील करके देखोगे, एक स्प्रिंग लगाओगे, उससे एक ब्लॉक लगा के छोड़ दोगे तो ये इसको कंप्रेस करके रखा होगा। मतलब अगर मैं ये ब्लॉक हटा दूंगा तो ये स्प्रिंग फैल जाएगी। हाँ बिल्कुल, ये कहीं इसका नेचुरल लेंथ होगा, ये इसका कंप्रेस्ड पोजीशन है। तो कितना कंप्रेस्ड है अपने नेचुरल लेंथ से? कितना कंप्रेस्ड है अपने नेचुरल लेंथ से? सर इधर क्या लग रहा है, इधर इसका mg लग रहा है। ये एंगल कितना है, ये एंगल थीटा है, तो इधर क्या हो जाएगा, mg cos थीटा। सर इधर क्या आ जाएगा, इधर आपके पास आ जाएगा mg sin थीटा। और जो mg sin थीटा है, mg sin थीटा है, यही स्प्रिंग को कंप्रेस करके रखा हुआ है। अरे और अगर यहां पे कंप्रेस करके रखा हुआ है, मान लो इसको x कंप्रेस करके रखा हुआ है, तो इस mg sin थीटा की वैल्यू बराबर हो जाएगी किसके, kx के, या kx इनिशियल के। इनिशियल स्प्रिंग कंप्रेस था तो x इनिशियल की वैल्यू आ जाएगी अपने पास mg sin थीटा बाई के। x फाइनल कितना हो गया, ये अपनी नेचुरल लेंथ पे चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। और वर्क डन बाय स्प्रिंग अभी हम पढ़ के आ रहे हैं 1/2 के x इनिशियल का स्क्वायर माइनस x फाइनल का स्क्वायर। 1/2 के x इनिशियल का स्क्वायर माइनस x फाइनल का स्क्वायर। और जब हम इसमें वैल्यू रखेंगे 1/2 के x इनिशियल कितना है, x इनिशियल है अपने पास क्या भाई, mg sin थीटा, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर g स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई k स्क्वायर। हा क्या बात है, -0 इससे ये स्क्वायर कट जाएगा तो वर्क डन बाई स्प्रिंग निकल के आ जाएगा कितना, ये निकल कर आ जाएगा m स्क्वायर g स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई m स्क्वायर g स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2k। दिस इज नोन एज वर्क डन बाई स्प्रिंग। अरे समझ आया क्या, ये हो गया वर्क डन बाई स्प्रिंग या वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स। अगर मैं इसको नेचुरल लेंथ उसके कंप्रेस्ड पोजीशन से खींच के धीरे धीरे नेचुरल लेंथ तक लेकर जा रहा हूं, तो ये मेरा वर्क हो गया किसका, ये मेरा वर्क हो गया स्प्रिंग का। अभी स्प्रिंग के बहुत बढ़िया क्वेश्चंस आएंगे। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा कि अगर इसको यहां से कहीं एल लेंथ से छोड़ दिया जाए और स्मूथ सरफेस है तो ये दौड़ते आएगा, स्प्रिंग से टकराएगा और स्प्रिंग को कंप्रेस कर देगा। तो सवाल पूछा जाएगा कि बताओ स्प्रिंग में कितना कंप्रेशन हुआ। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं सर। और ये सब तब आएगा जब आपको वर्क एनर्जी थ्योरम की अच्छी एप्लीकेशन आएगी और उसके लिए आपको वर्क कैलकुलेट करने आएगा। तो मतलब अगर आप वर्क एनर्जी वाले चैप्टर को अच्छे से अपने दिमाग में बिठाना चाहते हो तो उसके लिए आपको बच्चा पूरा का पूरा वर्क वाला कैलकुलेशन ऑफ वर्क वाला आज का लेक्चर बहुत ढंग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो आ जाओ, कहानी को आगे बढ़ाते हैं भाई, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आगे कहानी ले चलें तो अब क्या निकल के आया, अब निकल कर आया भाई साहब कि वर्क डन बाई सूडो फोर्स। जैसे मैं कह रहा हूं कि ये ट्रॉली है, इसका एक्सेलरेशन a1 है और इस ट्रॉली के ऊपर एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है 2 और यहां पर एक ब्लॉक है जिसका मास है m। ठीक है, अरे भाई बात समझ आ रही है यार, चलो एक काम करते हैं यार, हाँ भैया 1 रहने देते हैं, ठीक है, इसको 1 रहने देते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ 1, देखो भाई ये अपने पास क्या है, ऐसा करें इसको ना थोड़ा सा इसका रीडिंग अच्छा हो जाएगा, इसको ऐसे कर देते हैं। ये अपने पास क्या, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। ठीक है, चलो भाई एक्सेलरेशन ऑफ ट्रॉली कितना है, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रॉली a1 है। तो सवाल पूछा गया बताओ ऑब्जर्वर 2 के रिस्पेक्ट में वर्क डन बाय द सूडो फोर्स ऑन ब्लॉक एज शोन बाय ऑब्जर्वर 2। ये जो ऑब्जर्वर है इसके रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक पे जो सूडो फोर्स लग रहा है वो कितना काम परफॉर्म करेगा।
कैसे निकालेंगे सर, कैसे निकालेंगे सर, और किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, इसको निकालना है इन रेफरेंस ऑफ टाइम, एज फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, एज फंक्शन ऑफ टाइम। चलो भाई निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे भाई, ये जा रहा है कितने एक्सेलरेशन से, ये जिस फ्रेम में मैं बैठा हूं उस फ्रेम में भाई साहब, उस फ्रेम में, ये कैसा फ्रेम है, ये इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल है, नॉन इनर्शियल है। इस फ्रेम से बैठकर मैं इसको देखूंगा तो इसके ऊपर सूडो फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, और ये सूडो कितना पीछे लगेगा, ये सूडो कितना पीछे लगेगा, दैट इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। तो एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम कितना है, a1, ठीक है। एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है तो t टाइम बाद ये कितना दूर चला जाएगा, तो भैया उसके लिए अपन क्या करेंगे, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। भैया इनिशियल रफ्तार 0 होगी तो ये अपने पास 1/2, एक्सेलरेशन कितना है, a b t इंटू टी स्क्वायर। अब वर्क डन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 2, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, किसकी वजह से, सूडो की वजह से, सूडो लग रहा है पीछे कितना, ma1, ठीक है, और ये डिस्प्लेस हो रहा है आगे कितना, s, 1/2, ये विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली है, 1/2 इंटू a b t इंटू टी स्क्वायर। तो और ये होगा कैसा, नेगेटिव, क्योंकि सूडो लग रहा है पीछे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे, तो भैया वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 2 इक्वल्स टू -1/2 ma1 abt इंटू टी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है। चले कहानी को आगे बढ़ाएं, आइए सर थोड़ा आगे चलते हैं, जब आगे चलेंगे तब क्या होगा, तब क्या होगा सर, अब मान लीजिए ये आपके पास मिल गया वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 2, दैट इज वर्क डन बाय सूडो फोर्स। एक सवाल और करना चाहेंगे क्या सर, आइए मैं आपको एक और सवाल करके बता के समझाता हूं, ये क्या है, ये देखो, इस तरह का सवाल हम लोगों ने एनएलएम में देखा था, ये है कि एक स्मूथ सरफेस, और ये जो वेज दिख रहा है ये a0 एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, तो ये जो ब्लॉक है ये ऊपर जा रहा है। सवाल पूछा गया कि अगर ये ब्लॉक यहां से यहां पहुंच जाए तो बताओ वर्क डन बाय सूडो फोर्स कितना होगा। तो अगर ये a0 एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है तो थ्रू आउट जर्नी इसके ऊपर एक सूडो लगेगा कितना, ma0। डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, जब ये यहां से यहां जाएगा तो इस फोर्स की डायरेक्शन में ये कितना डिस्प्लेस होगा, सर l डिस्प्लेस होगा। तो वर्क डन बाय सूडो अगर मुझे निकालना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, ma0। अरे ma0 इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इसका l इधर हो रहा है, दोनों के बीच का एंगल 0 है, तो वर्क डन बाय सूडो हो जाएगा ma0 इंटू l, ma0 इंटू l। ये आपके पास हो गया वर्क डन बाय सूडो फोर्सेस। अब इस समय के साथ जैसे हम आगे बढ़ेंगे इन सब के और प्रॉपर वर्क आपको कैलकुलेट करने को मिलेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, एंड द नेक्स्ट लेक्चर इज वर्क एनर्जी थ्योरम। मन लगाकर बने रहिए हमारे साथ, ईमानदारी से पढ़ते रहिए, और भैया एक डायरेक्शन में होकर मेहनत करते रहिए। 50 तरीके के स्टडी मटेरियल्स खरीद के उनमें एक एक क्वेश्चन लगाने का कोई मतलब नहीं है। आप चाहते हैं कि आपका जेईई मेंस में 99 परसेंटाइल आ जाए, मेरा एक बात बस आप मान लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका जेईई मेंस में 99 परसेंटाइल आ जाए, आपका फिजिक्स का सारा क्वेश्चन निकल जाए, मतलब 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर आप उसमें से 20 से 25 क्वेश्चंस की रेंज में सही करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि फिजिक्स में आपका 20 से 25 क्वेश्चन सही हो जाए सर, आप बस मेरी एक बात ध्यान रख लीजिए, क्या है कि बहुत ज्यादा आपको बुक्स और बहुत ज्यादा कंटेंट लगाने की जरूरत नहीं है। जेईई मेंस के लिए आप बस 2 चीजें करिए, एक क्या, लेक्चर्स को बहुत अच्छे से फॉलो करिए, और दूसरी बात क्या कि आप एचसी वर्मा और पीवाईक्यूज ये लगा जाइए। आपका जेईई मेंस फिजिक्स में 99 परसेंटाइल कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा वादा है आपसे। और अभी मैं जल्दी ही आपको एक ऑब्जर्वेशन दूंगा कि कैसे जेईई मेंस के पेपर एचसी वर्मा से पूरी तरह से सॉल्व हो जाते हैं। तो मन लगाकर बने रहिए हमारे साथ, स्टे ट्यून्ड, वेरी हैप्पी, गुड इवनिंग, गुड नाइट, मन लगाकर बने रहिए, सिलेक्शन तो होकर ही रहेगा। ठीक है, मिलते हैं अब आपसे।